हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज से हमको जेआईजीएल का नया चैप्टर समझना है जिसका नाम है स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स, नाम पढ़कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर हमको दो चीजों के बारे में समझना है। कौन सी दो चीजें? एक स्पेशल कोर्ट के बारे में समझना है, दूसरा ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझना है। बराबर, एक तो स्पेशल कोर्ट के बारे में समझना है, दूसरा ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझना। अब देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज है 5 to 8 मार्क्स। बराबर, 5 से 8 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर से पक्का आपसे पूछा जाने वाला है। बराबर, तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं ट्रिब्यूनल्स यानी क्या, कि ट्रिब्यूनल्स यानी क्या होता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है ना, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट कहां पर जाता है? कोर्ट में जाता है सर। एकदम वेरी गुड। बराबर, कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ, कोई भी अगर झगड़ा हुआ, कोई भी अगर ऑफेंस हुआ तो वो झगड़ा, वो ऑफेंस कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। बराबर, अब चाहे ऑफेंस सिविल नेचर का हो, चाहे ऑफेंस क्रिमिनल नेचर का हो, चाहे ऑफेंस बिजनेस से ही रिलेटेड क्यों ना हो, बिजनेस डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट ही क्या ना हो। बराबर, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट क्यों ना हो, कोई भी तरीके का डिस्प्यूट, कोई भी तरीके का ऑफेंस फ्रेंड्स कहां जाता है? कोर्ट जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कोर्ट के ऊपर क्या हो रहा है? कोर्ट के ऊपर फ्रेंड्स बहुत सारा क्या होता जा रहा है? बर्डन होता जा रहा है केसेस का। क्लियर? ऑब्वियसली कोर्ट तो लिमिटेड है ना। अब कोर्ट में ही सारे केसेस जा रहे हैं तो कोर्ट के ऊपर क्या होता जा रहा है? बर्डन होता जा रहा है केसेस का, बर्डन होता जा रहा है। इसके कारण जो डिसीजन आ रहे हैं कोर्ट के, वो क्या हो रहे हैं? डिले हो रहे हैं, लेट होते हैं, है ना। जब कोर्ट के ऊपर वर्कलोड बहुत रहेगा, जब कोर्ट को बहुत सारे केसेस सुनना पड़ेंगे तो ऑब्वियसली कोर्ट के डिसीजंस भी डिले होंगे। बराबर, तो अब क्या करें? अच्छा, इसके कारण एक प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से समझिए। लेट्स से कोई कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, शेयर होल्डर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, या कोई फ्रॉड हो गया कंपनी में। बराबर, कुछ भी हुआ किसी कंपनी में, ठीक, तो ये भी कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। अब जब कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट और फ्रॉड भी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो अपना टाइम लेगा। कोर्ट विल टेक इट्स ओन टाइम, और अपना टाइम लेने के बाद, अपनी पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही क्या देगा? डिसीजन देगा। बराबर, और क्योंकि कोर्ट के ऊपर अपन ने देखा वर्कलोड बहुत है। अच्छा, कोर्ट का सॉरी, कोर्ट का प्रोसीजर भी इतना इजी नहीं होता, है ना। कोर्ट का प्रोसीजर भी एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि कोर्ट में हियरिंग कैसे होगी, केस कैसे सुना जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर भी स्ट्रिक्ट है। एकदम बराबर सर। सो कोर्ट जब अपना खुद पूरा समय लेगा, सारी पार्टीज की बात सुनेगा, अपना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा, तो ऑब्वियसली डिसीजन आने में टाइम लगेगा, डिसीजन आने में डिले लगेगा। अब आप सोचिए, अगर किसी कंपनी के डिसीजन आने में टाइम लगेंगे तो ऑब्वियसली ये कंपनी के बिजनेस पर क्या होगा? इंपैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं भाई? अगर मान लो लिटिगेशन में ही फंसी रही कंपनी, केसेस में ही फंसी रही कंपनी, तो डायरेक्टर्स केसेस के ऊपर ध्यान दें कि बिजनेस के ऊपर ध्यान दें? बराबर, और जितना लेट डिसीजन आएगा, जितना डिले होगा कंपनी से रिलेटेड डिसीजन, उतना ज्यादा उस कंपनी के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस डूबेगा। जब कंपनीज के बिजनेस डूबेंगे तो अपनी इंडियन इकोनॉमी पर भी क्या पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई थी कि कंपनीज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, कंपनीज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने फ्रॉड्स हैं, वो सब कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट अपना टाइम लेता है, कोर्ट अपनी पूरी प्रोसीजर फॉलो करता है, उसके बाद ही क्या देता है? डिसीजन देता है। अब क्योंकि डिसीजन आने में डिले हो जाता है, तब तक कंपनीज के बिजनेस को इंपैक्ट हो जाता है। हो सकता है कंपनीज डूब जाएं, बंद हो जाएं, लोगों की जॉब चली जाएगी, है ना। अब बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो इंडियन इकोनॉमी भी डूबेगी। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि केसेस कोर्ट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। दूसरा,
लेट से एक कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, इंडिया के बाहर का है, फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, या आप इसको फॉरेन बिजनेसमैन भी ले सकते हो, फॉरेन बिजनेसमैन, इंडिया के बाहर का कोई बिजनेसमैन है या फॉरेन इन्वेस्टर है. नाउ ही वांट्स टू ओपन अ कंपनी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी ओपन करना चाहता है, उसमें क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है. लेकिन इस फॉरेन इन्वेस्टर को, फॉरेन के बिजनेसमैन को पता चलता है कि यार अगर इस कंपनी, जो कंपनी को मैं इंडिया में ओपन कर रहा हूं, इसमें कोई केस हो गया ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए, अगर कोई केस हो गया और केस कहां जाएगा, कोर्ट में, और कोर्ट में डिसीजन आने में डिले होता है क्योंकि कोर्ट तो अपना टाइम लेता है, तो हो सकता है मेरा इन्वेस्ट, जो पैसा मैंने किया है वो डूब जाए, हो सकता है. सो फॉरेन के इन्वेस्टर्स को एक डर है कि अगर वो इंडिया में आके कंपनी खोलेंगे, कंपनी में पैसा लगाएंगे, और अगर वो कंपनी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े तो हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए. तो क्या फॉरेन के इन्वेस्टर्स आपको लगता है इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज में? नहीं सर. सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को यह बात बहुत क्लियर हो गई थी कि क्या हो रहा है कि कंपनीज से रिलेटेड जो झगड़े हैं, कंपनीज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, कंपनीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी कोर्ट में जाती हैं, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट अपना टाइम लेता है, अपनी पूरी प्रोसीजर फॉलो करता है, उसके बाद डिसीजन देता है, जिसमें डिले हो जाता है. डिले होने के कारण कंपनीज के बिजनेसेस को इंपैक्ट पड़ता है, बिजनेसेस हो सकता है बंद हो जाएं, डूब जाएं, लॉसेस में चले जाएं, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी को भी इंपैक्ट पड़ रहा है. और अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली कंपनीज के झगड़े जल्दी निपटाना पड़ेंगे, कंपनीज के डिस्प्यूट्स, कंपनी की प्रॉब्लम जल्दी निपटाना पड़ेंगी, बराबर. तो ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई. दूसरी, फॉरेन इन्वेस्टर भी डर रहे हैं इंडिया में कंपनी ओपन करने के लिए, कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया कंपनी में और वो कंपनी में कोई केसेस हो गए तो डिसीजन आने में टाइम लगेगा, बराबर, तो हमारा पैसा डूब जाएगा. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आने में डर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को ये बात क्लियर हो गई थी. तो गवर्नमेंट को एक क्लियर तो हो गई, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. तो एक सोल्यूशन निकाला गया और कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में, बराबर, एक प्रोविजन डाला गया. क्या प्रोविजन डाला गया कि कंपनीज एक्ट 2013 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और कंपनीज से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं सब एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी हाई कोर्ट. तो पहले क्या होता था, पहले केसेस जाते थे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट अपना टाइम लेता था और वो डिसीजन देने में टाइम लग जाता था, जिसके कारण बिजनेसेस को इंपैक्ट पड़ता था, कंपनीज के बिजनेसेस को इंपैक्ट पड़ता था, कंपनीज हो सकती थी लॉस में हो जाएं, डूब जाएं, बंद हो जाएं. फॉरेन इन्वेस्टर आने में भी डरते थे. तो ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई थी. तो गवर्नमेंट ने जब कंपनीज एक्ट 2013 बनाया तो उसमें एक प्रोविजन डाल दिया गया सेक्शन 408 एंड 410 में. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 408 एंड 410 में प्रोविजन डाल दिया गया कि कंपनीज एक्ट में एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी बनाया जाएगा, और कंपनीज से रिलेटेड सारे केसेस एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी हाई कोर्ट. ठीक है सर. इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा फ्रेंड्स कि पहले जहां केसेस कोर्ट में जाते थे और कोर्ट को बाकी केसेस भी सुनना पड़ते थे, अब केसेस कहां जाएंगे? एनसीएलटी और एनसीएलटी में. और एनसीएलटी एनसीएलटी के पास एक ही काम है, सिर्फ कंपनीज से रिलेटेड केसेस सुनना. ये और कोई फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं सुनते. एनसीएलटी और एनसीएलटी डेडिकेटेड हैं किस चीज के लिए? कंपनीज से रिलेटेड केसेस सुनने के लिए. क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास और कोई काम ही नहीं है. एनसीएलटी और एनसीएलटी का काम ही यही है कि वो कंपनीज से रिलेटेड केसेस सुने. तो क्या यहां पर डिसीजन फास्ट आएंगे? यस. यहां पर जो डिसीजन आएंगे वो फास्ट आएंगे, है ना. जितने फास्ट आएंगे कंपनीज अपना बिजनेस उतनी ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, उतनी जल्दी ग्रो कर पाएंगे, तो इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो होगी. और फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी पता चलेगा, अरे इंडिया में तो एक बहुत अच्छी प्रोसेस बनाई गई है कि कंपनीज के केसेस कोर्ट नहीं जाते, कंपनीज के केसेस एनसीएलटी और एनसीएलटी जाते हैं, जिससे वहां डिसीजन फास्ट आते हैं. तो चलो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अपना पैसा सेव है, डिसीजन फास्ट होंगे. तो भाई फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि वहां पर लिटिगेशन में टाइम नहीं लगता,
बराबर। फॉरेन के इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि इंडिया में जब कंपनीज पर लिटिगेशन होता है तो टाइम नहीं लगता, तो अपना पैसा सेफ है। दैट्स वाई कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन बनाया गया सेक्शन 408 एंड 410 में कि कंपनीज से रिलेटेड सारे केसेस अब इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट कहां जाया करेंगे, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप सेबी पढ़ते हो, बराबर, कैपिटल मार्केट मॉड्यूल 2 में आपको है, वहां पर आप देखते हो कि जब भी लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड कोई केस होता है तो वहां पर बनाया गया सेट, स्पेशल सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेट है ना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। पहले लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड भी केसेस कहां जाते थे, कोर्ट में। अब लिस्टेड कंपनी में तो कितना पब्लिक का पैसा लगा होता है, कोर्ट अपना टाइम लेगा, तब तक पता चला वो कंपनी डूब गई तो लोगों का पैसा ही डूब गया। सो वहां पर भी किसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, सेट का, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का, कि लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड केसेस भी कोर्ट नहीं जाएंगे, कहां पर जाएंगे, सेट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल देखिए, ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, वैसे ही कंपनीज एक्ट में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्या है ये एक तरीके के कोर्ट ही हैं, कोर्ट नहीं है लेकिन एक तरीके के कोर्ट हैं, बराबर। दिस इज नॉट अ हाई कोर्ट, दिस इज नॉट अ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट इट इज अ ट्रिब्यूनल विच इज डूइंग फंक्शन ऑफ अ कोर्ट, ये कोर्ट का फंक्शन ही कर रहे हैं। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे सरकार का रीजन क्या है। द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग ट्रिब्यूनल्स इज कि भैया जो केसेस पहले कोर्ट में जाते थे, कोर्ट का वर्कलोड बढ़ता था, कोर्ट के डिसीजन आने में टाइम लगता था, वो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बना दिया गया, वहां पर वो केसेस जाएंगे। जैसे एनसीएलटी बना दिया गया, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कहां पर जाएंगे केसेस, एनसीएलटी और एनसीएलटी में। लिस्टेड कंपनी के ऊपर अगर मान लीजिए सेबी ने कभी कुछ इंक्वायरी करी और कुछ पाया तो वो केसेस कहां जाएंगे, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, बराबर। इससे कोर्ट का वर्कलोड कम होगा तो कोर्ट को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और डेडिकेटेड केसेस एनसीएलटी और एनसीएलटी में जा रहे हैं तो वहां पर डिसीजन फास्ट आएंगे, क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलटी डेडिकेटेड है सिर्फ कंपनी लॉ के रिलेटेड केसेस के लिए। क्लियर। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है एनसीएलटी और एनसीएलटी के बारे में। क्लियर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, वहां पे केसेस कैसे होते हैं, है ना, हियरिंग कैसे होती है, ये सब अपन पढ़ेंगे। सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे कंपनीज एक्ट में ट्रिब्यूनल बनाया गया, वैसे ही स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए। क्या बनाए गए, स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए। सो कंपनीज एक्ट में 2013 में एक और प्रोविजन बनाया गया स्पेशल कोर्ट्स का। अब ये स्पेशल कोर्ट्स क्या है, दीज आर दी कोर्ट्स, ये कोर्ट्स ही हैं, है ना, लेकिन ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। अब क्रिमिनल कोर्ट है मतलब क्या सर, समझते हैं। देखो, नॉर्मली जब कोई क्राइम होता है तो अपन कोर्ट में जाते हैं, बराबर। अब अगर कंपनीज में भी क्राइम होगा तो वो भी कोर्ट में जाएंगे, बराबर, और वहां नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो वहां टाइम लगेगा, एकदम बराबर सर, क्योंकि क्रिमिनल कोड को तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड पूरा फॉलो करना पड़ेगा, बराबर। सो कंपनीज में भी आप देखिए, कंपनीज एक्ट आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी देखिए बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दिए हुए हैं कि डायरेक्टर ने ये किया, मैनेजमेंट ने ये किया, कंपनी ने कुछ गलत काम किया तो उसके ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा। अब अगर ये लोग क्रिमिनल कोर्ट में गए, स्पेशल कोर्ट्स भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, बट जो इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अपन पढ़ते हैं, सेशन कोर्ट, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यही होते हैं, बराबर। अपन ने इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ा हुआ है, बराबर। सो अगर मान लीजिए कंपनी में कोई फ्रॉड होता है, क्रिमिनल केस होता है, और वो अगर नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे तो क्रिमिनल कोर्ट अपना टाइम लेगा और वहां पर टाइम लगेगा, बराबर। सो कंपनी से रिलेटेड जो क्रिमिनल केसेस हैं वो भी फास्ट निपटना चाहिए। एनसीएलटी में क्रिमिनल केसेस नहीं जा सकते फ्रेंड्स, बराबर। अब क्रिमिनल केसेस तो क्रिमिनल कोर्ट में ही जाते हैं, एनसीएलटी में सिर्फ डिस्प्यूटेड केसेस जा सकते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स के बीच का डिस्प्यूट है, शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच का डिस्प्यूट है, बराबर। कंपनीज एक्ट के कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं तो वो एनसीएलटी में जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी ने कोई क्राइम कर दिया है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई क्राइम कर दिया है, तो एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास पावर नहीं है, वो तो फिर क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट, अगर नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में केस जाएगा तो क्रिमिनल कोर्ट अपना टाइम लेगा और डिसीजन आने में डिले होगा, इससे इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, बराबर।
तो क्या किया गया, कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोड्स बनाए गए। ये स्पेशल कोड्स भी क्रिमिनल कोड्स ही हैं, और कंपनी अगर कोई क्राइम करती है तो उससे रिलेटेड केस कहां चले जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में। अगर कंपनी ने कोई क्राइम किया तो उससे रिलेटेड केस कहां चले जाएंगे, स्पेशल कोर्ट्स में। क्लियर? सो स्पेशल कोर्ट्स आर दी क्रिमिनल कोर्ट्स, बट यहां पर सिर्फ कंपनी से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस जाते हैं। नॉर्मल अगर मान लीजिए मर्डर हो गया, डकैती हो गई, रेप हो गया, चोरी हो गया, तो यहां थोड़ी जाएगा। वो तो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो अपन ने पढ़ा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर, वहां जाएगा, बराबर। लेकिन कंपनी से रिलेटेड अगर क्रिमिनल क्राइम हुआ है, कंपनी ने कोई क्राइम किया है, कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी है, तो वो क्रिमिनल केसेस कहां जाएंगे, स्पेशल कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। यहां पर कौन बैठता है फ्रेंड्स, यहां पर बैठते हैं मजिस्ट्रेट साहब। कौन बैठते हैं, मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, ठीक है। ये कंपनी से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस सुनते हैं और फिर अपना क्या देते हैं, डिसीजन। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में अपने को दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो ट्रिब्यूनल जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी है, बराबर, उसके बारे में पढ़ना है, और दूसरा कंपनीज एक्ट में जो स्पेशल कोड्स बनाए गए उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर? चलिए शुरू करें, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल एक तरीके की क्वाजी जुडिशियल ड्यूटीज है ना, एक तरीके की बॉडी है जो क्वाजी जुडिशियल। व्हाट इज क्वाजी जुडिशियल? मतलब ये पूरी तरीके से कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट जैसा ही क्या करती है, काम करती है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन तो अपन ने क्लियर कर लिया है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी क्या होता है, क्यों लाया गया। अब एडवांटेजेस ऑफ ट्रिब्यूनल समझते हैं कि ट्रिब्यूनल के एडवांटेजेस क्या है, देखते हैं। ट्रिब्यूनल हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच ऑफन गिव एडवांटेज ओवर द कोर्ट्स, है ना। ट्रिब्यूनल के कुछ एडवांटेजेस हैं, ट्रिब्यूनल की कुछ ऐसी बातें हैं जो कोर्ट से भी अच्छी हैं। देखते हैं क्या। Some of the advantages of the tribunal are discussed below. The tribunals are much quicker than the courts in hearing and deciding the case. देखिए, कोर्ट में अगर केस जाता है तो कोर्ट अपना टाइम लेता है, अपना एक रिजिड प्रोसीजर है कोर्ट का जो कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है, बराबर। बट ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता। ट्रिब्यूनल में फटाफट, क्विकर, फटाफट केस की हियरिंग होती है और फटाफट क्या आते हैं, डिसीजन आते हैं। ट्रिब्यूनल्स आर मच चीपर वे ऑफ डिसाइडिंग केसेस देन टेकिंग रिकोर्स टू द रेगुलर प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। कोर्ट में केस लड़ना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, तो आपका खर्चा भी ज्यादा होगा। ट्रिब्यूनल में टाइम कम लगता है, इसलिए खर्चा भी थोड़ा कम होता है। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर। कोर्ट को तो देखिए, अगर सिविल कोर्ट है तो सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर फॉलो करने हैं, बराबर। क्रिमिनल कोर्ट है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर फॉलो करना है। तो कोर्ट को तो अपने प्रोसीजर फॉलो करना होता है, बट ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता। ट्रिब्यूनल के स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होते। ट्रिब्यूनल अपना खुद का प्रोसीजर बना सकता है कि वहां पर केसेस कैसे सुने जाएंगे। क्लियर? सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ ट्रिब्यूनल ओवर द कोर्ट। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है, कुछ तो अंतर होगा ना, देखते हैं। मीनिंग, कोर्ट रिफर्स टू अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम। कोर्ट लीगल सिस्टम का पार्ट है, ये तो सब मानते हो, एकदम बराबर। विच इज एस्टैब्लिश्ड टू गिव देयर डिसीजन ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, है ना। कोर्ट क्यों बनाए गए? ताकि कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्या दे पाए, अपना डिसीजन दे पाए। ट्रिब्यूनल क्यों बनाई गई? जिस चीज के लिए ट्रिब्यूनल बनाई गई है उसी से रिलेटेड केसेस सुन सकते हैं। जैसे एनसीएलटी और एनसीएलएटी बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? कंपनीज एक्ट से रिलेटेड केसेस के लिए। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? लिस्टेड कंपनीज से रिलेटेड केसेस के लिए। क्या वहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेकर जा सकते हो? नहीं। तो ट्रिब्यूनल जिन कामों के लिए बनाई गई वही काम कर सकते हैं। जैसे ट्रिब्यूनल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज माइनर कोर्ट्स। ये माइनर कोर्ट्स है, मैंने बोला ना, कोर्ट जैसे ही हैं दैट एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन स्पेशल केसेस। जिन चीजों के लिए बनाया गया उन्हीं से रिलेटेड ये डिस्प्यूट सुनेंगे। डिसीजन, डिसीजन ऑफ द कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जब कोर्ट डिसीजन देता है तो 3 पार्ट्स में होता है, ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, कि जब भी कोर्ट डिसीजन देगा तो ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट में देगा। डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर और अवार्ड। अपन ने आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा था, याद है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। वहां अपन ने देखा था जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है वो अवार्ड देता है। तो जब भी ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन आएगा तो उसको क्या बोलोगे आप? ऑर्डर या अवार्ड बोलोगे। क्लियर? आगे डील्स विद, कोर्ट डील्स विद क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। कोर्ट किसके साथ डील करता है? क्रिमिनल और सिविल केसेस के साथ। ट्रिब्यूनल डील्स विद स्पेशल केसेस। ट्रिब्यूनल किसके साथ डील करता है? स्पेशल केसेस के साथ। जिन चीजों के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया उन्हीं केसेस के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा।
सो अगर एनसीएलटी और एनसीएलटी में आप फैमिली डिस्प्यूट लेकर जाओगे कि हमारा केस सुन लो, कोर्ट में तो बहुत टाइम लगता है, आप सुन लो, सुनेगा नहीं। एनसीएलटी और एनसीएलटी बनाया गया कंपनीज एक्ट से रिलेटेड केसेस के लिए, तो वही सुने जाएंगे। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया किसके लिए, लिस्टेड कंपनीज से रिलेटेड के लिए, तो वही सुनेंगे। हेडेड बाय, कोर्ट्स आर हेडेड बाय जज, पैनल ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट। कोर्ट का हेड कौन होता है, जज होते हैं, है ना, या तो सिंगल जज होंगे या 2 जज होंगे या 3 जज होंगे। ट्रिब्यूनल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेंबर, ट्रिब्यूनल जो हेड करते हैं वो मेंबर हेड करते हैं, वहां पर जज नहीं होते, वहां पर मेंबर्स होते हैं। इन सम केसेस ट्रिब्यूनल में कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। कौन से ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स आपका केस सुनेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर। प्रोसीजर, सिविल कोर्ट हैज टू फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि सिविल कोर्ट को सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ता है और क्रिमिनल कोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ता है। बट ट्रिब्यूनल को ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिब्यूनल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर। ट्रिब्यूनल अपना खुद का प्रोसीजर बना सकती है कि वहां पर केसेस कैसे सुने जाएंगे। क्लियर। आगे, अब अपीयरेंस, नॉर्मली एडवोकेट अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स बिफोर द कोर्ट। कोर्ट में कौन अपीयर होता है, अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो आप तो नहीं अपीयर हो सकते ना, आपके एडवोकेट अपीयर होंगे। इन एडिशन टू द एडवोकेट, ट्रिब्यूनल में एडवोकेट भी अपीयर हो सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कैन अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज भी ट्रिब्यूनल में अपीयर होते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरीज के पास पावर है, कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट अपीयर इन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाके अपन लोग अपीयर नहीं हो सकते। लेकिन ट्रिब्यूनल में पावर दिया गया, एनसीएलटी एनसीएलटी में पावर है कि कंपनी सेक्रेटरी भी क्लाइंट का केस लड़ सकते हैं। बराबर। आगे, अब बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, क्यों एनसीएलटी और एनसीएलटी की जरूरत पड़ी, क्या रीजन था, वो अपन अब समझते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, पहले क्या होता था, कंपनी से रिलेटेड केसेस कहां जाते थे, कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में जाते थे। बराबर। तो कोर्ट अपना टाइम लेता था, कोर्ट अपना पूरा सिविल प्रोसीजर, कोर्ट का पूरा प्रोसेस फॉलो करता था, उसके बाद ही क्या देता था, जजमेंट पास करता था। इससे कोर्ट के डिसीजन आने में क्या लगता था, टाइम लगता था, जिससे कंपनीज को दिक्कत होती थी, कंपनीज लॉसेस में चली जाती थी। तो फ्रेंड्स, एक कमिटी बनाई गई थी, जस्टिस इराडी कमिटी। क्लियर। कौन सी कमिटी, जस्टिस इराडी कमिटी ऑन लॉ रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, है ना। इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप से रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई, जस्टिस इराडी कमिटी। इन्होंने बोला, जस्टिस इराडी कमिटी का रिकमेंडेड था कि क्या बनाना चाहिए, ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए भारत में कंपनीज के केसेस। जस्टिस इराडी कमिटी ने फ्रेंड्स बोला था, किसने बोला था, जस्टिस इराडी कमिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसने बोला था, गवर्नमेंट को ये एडवाइस किसने दी थी कि भैया कंपनीज से रिलेटेड केसेस कोर्ट मत भेजो, ट्रिब्यूनल को भेजो। ये किसने बोला था, जस्टिस इराडी कमिटी ने। जस्टिस इराडी कमिटी ने गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी कि देखिए अभी तक सारे केसेस कहां जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। सो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, आप एक काम करिए, ट्रिब्यूनल बनाइए और बोलिए कंपनीज से रिलेटेड केसेस कहां जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल का काम ही सिर्फ कंपनीज से रिलेटेड केसेस सुनना है, तो डिसीजन क्या होगा, फास्ट आएगा। बराबर। चलिए, इन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ क्वेश्चन वाज रेज्ड एज टू वेदर द सेटिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड एक्सक्लूडिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये क्या है, ध्यान से समझिए। क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी से रिलेटेड केसेस जो पहले कहां जाते थे, हाई कोर्ट में जाते थे, अब हाई कोर्ट के पावर चुनकर ये केस कहां जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी से रिलेटेड केसेस, कहां बोला, कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भैया कंपनीज से रिलेटेड जो केसेस हैं वो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट अब कहां जाएंगे, ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाएंगे। बराबर। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये लिखा फ्रेंड्स, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में जाएंगे, ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, कुछ लोगों ने ये बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का पावर छीनकर आप ट्रिब्यूनल को नहीं दे सकते, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया, गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में जैसे ही ये बोला कि भाई
कंपनीज से रिलेटेड केसेस अब हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, कंपनीज से रिलेटेड केसेस अब एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाएंगे। तो इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया। क्या बोला लोगों ने? कोर्ट में जाके बोल दिया कि ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता कि आप हाई कोर्ट के पावर्स ट्रिब्यूनल को दे दो। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? हाई कोर्ट का प्रेशर कम करना है, इसलिए केसेस ट्रिब्यूनल को दिए जाएं। लोगों ने बोला ये तो गलत है, आप हाई कोर्ट के पावर्स छीनकर किसी ट्रिब्यूनल को नहीं दे सकते। तो क्या हुआ देखिए, अ रूलिंग वॉज मेड बाय 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस केस को सुनने के लिए कि क्या हाई कोर्ट से ये पावर लेकर ट्रिब्यूनल को दिए जा सकते हैं कि नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की बेंच बैठी। 7 जजेस ने एक केस सुना that the power of judicial analysis of high court under article 226 of the constitution cannot be eliminated by the parliament। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हाई कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 226 में, अब 226 में आपको याद करना पड़ेगा, अपन ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, बराबर, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट के जो पावर है आर्टिकल 226 में वो कोई नहीं छीन सकता। मतलब हाई कोर्ट के पास जो पावर दिए गए आर्टिकल 226 में कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो पावर कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको याद होना चाहिए अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, उसमें अपन ने आखिरी फंडामेंटल राइट पढ़ा था कि जब भी आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, अगर वो आपसे छीन लिए जाते हैं तो आर्टिकल 32 में आपके पास पावर है कि आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 में आपके पास पावर है, आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में, बराबर। रिट्स फाइल कर सकते हो, याद आया? रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ सर्जरी, याद आ रहा है कि भाई जब भी आपका फंडामेंटल राइट कोई छीना जाएगा तो आपके पास एक अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, फंडामेंटल राइट छीन लिया गया ये बताने, आर्टिकल 32 में। हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 में। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कभी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी एक्साइल्ड एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रिब्यूनल्स में फंक्शन एज द सप्लीमेंट पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी एक्साइल्ड। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट के जो पावर्स इनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल्स सप्लीमेंट पार्ट हो सकते हैं जुडिशरी सिस्टम का। मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं, जो हाई कोर्ट के पावर से उनको खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन आप चाहो तो हाई कोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बना सकते हो। द ट्रिब्यूनल में कंस्टिट्यूट टू एक्ट लाइक कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरियाज ऑफ लॉ फॉर विच दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि ट्रिब्यूनल्स में कंस्टिट्यूट टू एक्ट लाइक अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स कोर्ट जैसा ही काम करेंगे जिन चीजों के लिए उनको बनाया गया है। ट्रिब्यूनल्स may constitute act like a court for first instance in respect of the areas of law for which they have been constituted। तो ट्रिब्यूनल्स कोर्ट जैसा ही काम करेंगे फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ट्रिब्यूनल्स कोर्ट जैसा ही काम करेंगे जिन चीजों के लिए उसको बनाया गया। तो सेट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल किसके लिए बनाया गया? लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो लिस्टेड कंपनीज के रिलेटेड केसेस वो सुनेंगे। एनसीएलटी और एनसीएलटी क्यों बनाया गया? कंपनीज एक्ट से रिलेटेड केसेस के लिए वो सुनेंगे। इट वॉज फर्दर रिकमेंडेड इन एल चंद्र कुमार केस। एल चंद्र कुमार केस में और कुछ भी बताया क्या? द ट्रिब्यूनल वर प्लेइंग वाइटल पार्ट ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम। ट्रिब्यूनल का एक बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी सिस्टम में। क्यों? अरे इससे हाई कोर्ट का वर्कलोड क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो ट्रिब्यूनल एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है जुडिशरी सिस्टम में। एंड इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट अ ट्रिब्यूनल इज अ सेटअप टू डील विद दोज केसेस अंडर स्पेशल लॉज as may be applicable therein, thus providing specialized adjudication। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फ्रेंड्स कि ट्रिब्यूनल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है जुडिशियल सिस्टम में, और ट्रिब्यूनल को वही केसेस सुनना चाहिए जिन केसेस के लिए जिस एक्ट में उसको बनाया गया है। तो एनसीएलटी और एनसीएलटी कौन से एक्ट में बने? एनसीएलटी और एनसीएलटी कौन से एक्ट में बने? सर कंपनीज एक्ट में। तो वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सुनेंगे। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट कौन से एक्ट में बने? सर सिक्योरिटीज एक्ट में। तो वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड केसेस सुनेंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिब्यूनल्स को जिन एक्ट में बनाया गया है उन्हीं एक्ट से रिलेटेड उनको केसेस सुनना है, बराबर।
फर्दर द ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डिसाइड दोज डिस्प्यूट विच आर बेसिकली क्रिमिनल इन नेचर। मैंने आपको याद करो शुरुआत में ही बोला था कि ट्रिब्यूनल्स में क्रिमिनल केसेस नहीं जाएंगे, वो तो क्रिमिनल कोर्ट में ही जाएंगे। तो ये भी क्लियर कर दिया गया कि ट्रिब्यूनल्स वो डिस्प्यूट नहीं सुनेंगे जो क्रिमिनल नेचर का है। तो अगर कोई क्रिमिनल नेचर का डिस्प्यूट है तो वो ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। लाइकवाइज वेयर द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर किसी लॉ को लेकर डिस्प्यूट है, अगर किसी लॉ को लेकर डिस्प्यूट है, कोई प्रोविजन को लेकर झगड़ा है, कोई सेक्शन को लेकर झगड़ा है, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल। तो वो भी ट्रिब्यूनल नहीं सुन सकते, वो फिर हायर जुडिशरी के पास जाएगा, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। बराबर। सो अगर मान लीजिए कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन को लेकर झगड़ा है और आप एनसीएलटी चले गए कि ये सेक्शन गलत है, तो एनसीएलटी बोलेगा मैं नहीं सुन सकता, मेरे पास पावर नहीं है, यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फ्रेंड्स वो भी ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं दिया है। ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। व्हाई इट इज अ क्वाजी जुडिशियल? ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्योंकि जुडिशियल बॉडी तो कोर्ट्स होते हैं, बट क्योंकि ये कोर्ट जैसा ही काम कर रहे हैं इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? क्वाजी जुडिशियल बॉडी। एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द ट्रिब्यूनल is to provide a simple, speedier and more accessible dispute resolution mechanism in company law matter, specifically from the other laws for which it is empowered. ट्रिब्यूनल बनाने के पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था कि भैया सिंपल तरीके से, जल्दी से, स्पीडियर और मोर असेसेबल, ज्यादा इजीली तरीके से कंपनी लॉ के डिस्प्यूट्स को निपटाया जाए। क्योंकि पहले तो कहां जाते थे केसेस? कोर्ट में। तो कोर्ट में तो अपना प्रोसेस लगता था, बराबर। कोर्ट को तो अपना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। तो कोर्ट का प्रोसेस सिंपल तो है नहीं, कोर्ट को तो रूल्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स हैं, कोर्ट के खुद के भी रूल्स हैं, वो फॉलो करना पड़ते हैं। ट्रिब्यूनल के तो कोई रूल्स ही नहीं है, ट्रिब्यूनल तो अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं है। तो सिंपल, स्पीडियर और मोर असेसेबल तरीके से क्या किया जाए? कंपनीज एक्ट के केसेस को निपटाया जाए, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 408 में, कौन से सेक्शन में? कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 408 में लिखा गया कि क्या बनाया जाएगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या बनाया जाएगा? सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि भारत में क्या बनाए जाएंगे? एनसीएलटी बनाए जाएंगे। क्लियर? और सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है भारत में क्या बनाए जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, NCLAT। क्लियर? सो सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि क्या बनाए जाएंगे? एनसीएलटी बनाए जाएंगे। सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है क्या बनाया जाएगा? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सर ये दो अलग अलग क्यों बनाए गए? भाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाए गए, क्या है ध्यान से समझिए। लेट्स से शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, हो सकता है भाई शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में झगड़ा हो गया। पहले ये डिस्प्यूट कहां जाता था? कोर्ट में। आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 बराबर कहां जाने लगे ये केसेस? सर एनसीएलटी में। तो सबसे पहली बार ये डिस्प्यूट जाएगा एनसीएलटी के पास। ठीक है, एनसीएलटी अपना क्या देगा? डिसीजन देगा। अगर कोई पार्टी, या तो शेयर होल्डर या तो डायरेक्टर, अगर कोई पार्टी इस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं, अपील टू NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में कब जाएंगे? सबसे पहले डिस्प्यूट जाएगा एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी अपना डिसीजन देगा। अगर कोई पार्टी, डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई पार्टी, जैसे यहां पर शेयर होल्डर और डायरेक्टर है, अगर कोई भी पार्टी इस डिस्प्यूट से खुश नहीं है तो वो डिस्प्यूट, वो डिसीजन से खुश नहीं है तो डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर सकती है एनसीएलएटी में। तो एनसीएलटी के अगेंस्ट में, एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट में आप अपील कहां करोगे? एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल।
अब एनसीएलटी ने भी अपना क्या दिया, डिसीजन दिया। अगर आप इस डिसीजन से खुश नहीं हो देन आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। सो पहली बार अगर कोई डिस्प्यूट है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड तो वो एनसीएलटी में जाएगा। अगर एनसीएलटी के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो यू कैन अपील इन एनसीएलटी, और अगर एनसीएलटी के भी डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, बराबर। सो फ्रेंड्स, इसलिए सेक्शन 408 में एनसीएलटी बनाया गया, सेक्शन 410 में एनसीएलटी बनाया गया, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेक्शन 408, मैंने आपको बताया सेक्शन 408 में लिखा हुआ है कि क्या बनेगा, एनसीएलटी। किसको पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट अ ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इशू करके, एक नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इशू करके, एक नोटिफिकेशन इशू करके ट्रिब्यूनल बना सकती है, जिसको क्या बोला जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये एनसीएलटी बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन से सेक्शन में, सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, पक्का 5 से 8 नंबर का वेटेज है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनसीएलटी बनाने, एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट करने का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 408। किसको पावर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ट्रिब्यूनल बना सकती है, जिसको बोला जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बराबर। अब ये ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे भाई, ट्रिब्यूनल बनाएंगे तो केसेस सुनने वाले भी तो वहां होना चाहिए। वहां होंगे एक प्रेसिडेंट, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर, तो 3 लोग होंगे, प्रेसिडेंट, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम नेसेसरी। इनका अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, बराबर। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट बैठेंगे, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर बैठेंगे, ये लोग आपका केस सुनेंगे और डिसीजन देंगे। अब ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, the tribunal may after giving the parties to any proceeding before it a reasonable opportunity of being heard। जब भी एनसीएलटी के सामने, जब भी ट्रिब्यूनल के सामने कोई केस आएगा तो ट्रिब्यूनल सारी पार्टीज को, जितने लोग भी इन्वॉल्व है, जैसे यहां पर इस केस में कितने लोग इन्वॉल्व थे, शेयर होल्डर था और डायरेक्टर था, सारी पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। मतलब सारी पार्टीज की बात पहले एनसीएलटी सुनेगा, उसके बाद ही ऑर्डर पास करेगा जैसा उसको सही लगता है। द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, अंडरलाइन दिस, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट एंड शैल मेक सच अमेंडमेंट इफ द मिस्टेक इज ब्रॉट टू इट नोटिस बाय द पार्टीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता था फ्रेंड्स, पहला पॉइंट बोलता था कि ट्रिब्यूनल के सामने जब भी कोई केस आएगा तो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस केस में सबकी बात सुनेगा ट्रिब्यूनल, उसके बाद ऑर्डर पास करेगा। अगर ऑर्डर पास करने के बाद, ठीक है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, अपना डिसीजन दे दिया, ऑर्डर पास करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार मेरे से ऑर्डर देने में गलती हो गई है, तो ट्रिब्यूनल अपनी ही गलती को ठीक कर सकता है। मतलब ऑर्डर दे दिया, डिसीजन दे दिया ट्रिब्यूनल ने, डिसीजन देने के बाद 2 साल के अंदर अंदर उसको पता चलता है कहीं से ट्रिब्यूनल को कि यार मैंने जो ऑर्डर दिया था, मैंने जो डिसीजन दिया था उसमें कुछ गलती है, तो अपने ऑर्डर को वापस बुलाकर उसकी गलती, जो भी ट्रिब्यूनल की गलती हुई है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है, अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। लेकिन ट्रिब्यूनल को अपनी गलती ठीक करने या अपने ऑर्डर को अमेंड करने के लिए कितना समय मिलेगा, 2 साल। प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड। अब ये क्या है, लेट्स से ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ऑर्डर दे दिया। अब जिस पार्टी को वो ऑर्डर, वो डिसीजन पसंद नहीं आया, वो पार्टी चली गई अपील में, एनसीएलटी के पास, ठीक है, अपील में चली गई। अब एनसीएलटी केस सुन रहा है, अपील सुन रहा है, इसी बीच में एनसीएलटी को पता चलता है यार मेरे से ऑर्डर देने में गलती हो गई थी, तो क्या ऑर्डर अब अमेंड कर पाएगा एनसीएलटी? तो सुनिए, अगर एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील में जा चुके हैं आप, अगर उसकी अपील जा चुकी है, अपील फाइल हो चुकी है एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी अपने ऑर्डर को अब अमेंड नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, डिसीजन दिया, डिसीजन देने के बाद 2 साल के अंदर अंदर अगर एनसीएलटी को लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है,
मेरे ऑर्डर को, मेरे को मिस्टेक को ठीक करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, तो एनसीएलटी कर सकता है 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन उस डिसीजन के अगेंस्ट में अगर अपील फाइल हो चुकी है तो फिर एनसीएलटी अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएगा। द ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर पास अंडर दिस सेक्शन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर की कॉपी सारी पार्टीज को दी जाएगी जितनी पार्टीज उस केस में इन्वॉल्व थी। ये तो सिंपल है। अब अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, आपको वो डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप कहां जाओगे? एनसीएलटी में अपील करोगे। कैसे? एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो, अग्रीव्ड हो, दुखी हो, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी में अपील कर सकते हो। नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। अंडरलाइन दिस। अगर पार्टीज के कंसेंट से ऑर्डर पास किया था ट्रिब्यूनल ने, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। अगर पार्टीज के कंसेंट से ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था तो फिर उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। ये क्या है? सेकंड पॉइंट बहुत काम का है। लेट्स से शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में डिस्प्यूट हुआ। ये डिस्प्यूट लेके कहां गए? एनसीएलटी में। एनसीएलटी ने दोनों को समझाया, यार कहां झगड़ा कर रहे हो, तुमको कंपनी चलानी है, बराबर। शेयर होल्डर को बोल रहा है तू कहां झगड़ा कर रहा भाई, तेरा पैसा लगा हुआ है। डायरेक्टर बोल रहा है यार तू कहां झगड़ा कर रहा, तेरे को कंपनी चलानी है, तो तुम झगड़ा मत करो, चलो आपस में बैठ के म्यूचुअल सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ने आपस में म्यूचुअली सेटल कर लिया कोई चीज। ठीक है, कंसेंट से आपस में झगड़ा निपटा लिया। ये कंसेंट, जो भी झगड़ा जो भी हुआ, एनसीएलटी को ये बात बता दी कि हमारा झगड़ा निपट गया है, एनसीएलटी ने डिसीजन पास कर दिया। ठीक है, तो यहां पर प्यार मोहब्बत से झगड़ा निपटा। एनसीएलटी ने बोला कहां झगड़ा कर रहे हो यार, प्यार बैठ भाई, आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से झगड़ा निपटा लो। शेयर होल्डर और डायरेक्टर मान गए, चलो आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से झगड़ा निपटाया, डिसीजन बता, एनसीएलटी को बता दिया हमारा झगड़ा निपट गया है, एनसीएलटी ने डिसीजन पास कर दिया। अब डायरेक्टर बोलते नहीं, मेरे को ये डिसीजन नहीं मानने का, मैं तो अपील में जाऊंगा। क्या अपील कर सकता है? एनसीएलटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई तुमने आपस में बैठ के अपना झगड़ा निपटाया था, उसके बाद ही एनसीएलटी ने डिसीजन दिया था। अब तुम, क्योंकि तुमने कंसेंट से झगड़ा निपटाया था और एनसीएलटी ने डिसीजन दिया था, तो अब तुम अपील नहीं कर सकते। नो अपील। क्योंकि जब डिसीजन आया था तो तुम दोनों को वो डिसीजन मान्य था, तभी तो कंसेंट से झगड़ा निपटा। अब डायरेक्टर बोलते नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को नहीं मानना, पहले मान लिया था अब नहीं मानना, तो एनसीएलटी भगा देगा। एनसीएलटी बोलेगा कंसेंट से अगर कोई डिसीजन पास हुआ है, दोनों पार्टीज के मानने के बाद कोई डिसीजन पास हुआ है, तो एनसीएलटी में आप अपील नहीं कर सकते। क्लियर? एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन एग्रीव्ड। एनसीएलटी का डिसीजन आ गया। ठीक है, एनसीएलटी ने क्या दे दिया? डिसीजन दे दिया। जैसे ही वो डिसीजन की कॉपी आपको मिल गई, उस दिन से 45 days के अंदर अंदर आपको एनसीएलटी में अपील करना है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। अपन ने देखा शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट कहां गया? एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, मान लो शेयर होल्डर को ये ऑर्डर पसंद नहीं आया, शेयर होल्डर इस ऑर्डर से अग्रीव्ड है। अग्रीव्ड है मतलब उसके ये ऑर्डर खुश नहीं है, वो उसको लगता है ऑर्डर गलत है। तो जैसे ही इस ऑर्डर की कॉपी शेयर होल्डर को मिलेगी, उससे 45 days के अंदर अंदर एनसीएलटी में क्या करनी है? अपील करनी है। मतलब लिमिटेशन पीरियड अपील करने का 45 days है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल बाद जाके अपील करोगे तो एनसीएलटी सुन लेगा, नहीं। अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो और आप एनसीएलटी में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहते हो, तो 45 दिन का समय 45 days में कर लो। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेड, बट विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 days। अगर वैसे तो आप एनसीएलटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो कितने दिनों में आपको अपील करनी है? एनसीएलटी में 45 days में। अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि आप 45 days में क्यों नहीं अपील कर पाए,
तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा, फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा 45 डेज का। बट उसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, वो भी रीजन वैलिड रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे साहब मैं तो हार गया था केस, तो मैं दुख में था तो मैं वर्ल्ड टूर पे निकल गया, इसलिए मैं 45 डेज में अपील नहीं कर पाया। नहीं नहीं नहीं, आप एनसीएलटी में केस हारे, आपको अगर ऑर्डर से खुश नहीं हो आप, तो आपको एनसीएलटी में कितने दिन में जाना है? 45 डेज में जाना है। अगर 45 डेज में नहीं जा पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा 45 डेज का, लेकिन वो एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब आपके पास रीजन है कि आप 45 डेज में अपील क्यों नहीं कर पाए थे। क्लियर? आगे, ऑन द रिसीप्ट ऑफ अपील, जैसे ही एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील मिलेगी, है ना, आपने अपील फाइल करी एनसीएलटी के पास, shall after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, तो फिर एनसीएलटी भी सारी पार्टीज की बात सुनेगा। जैसे एनसीएलटी ने सारी पार्टीज की बात सुनने के बाद ऑर्डर पास किया था, अगर एनसीएलटी में अपील आई है तो एनसीएलटी पहले सारी पार्टीज की बात सुनेगा, उसके बाद ही बताएगा कि उसका क्या ऑर्डर है। अब एनसीएलटी क्या कर सकता है? वो बोल सकता नहीं एनसीएलटी का ऑर्डर सही है, मतलब एनसीएलटी के ऑर्डर को वो क्या कर देगा? कंफर्म कर देगा, बराबर। वो बोलेगा नहीं एनसीएलटी का ऑर्डर सही था, तुम्हारी अपील गलत है। या ये भी कर सकता है एनसीएलटी कि एनसीएलटी के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे, बराबर। या एनसीएलटी ये भी कर सकते हैं कि एनसीएलटी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दे, कैंसिल कर दे। मतलब जब आप एनसीएलटी में अपील करोगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करोगे, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल पहले सारी पार्टीज की बात सुनेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या एनसीएलटी का ऑर्डर सही था। अगर सही था तो बोलेगा नहीं सबको एनसीएलटी का ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो कंफर्म कर देगा। बोलेगा नहीं मैं एनसीएलटी के ऑर्डर को मॉडिफाई कर देता हूं, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर देगा। या अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं ट्रिब्यूनल का ऑर्डर गलत है, मैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को क्या कर रहा हूं? कैंसिल कर रहा हूं, बराबर। तो सेट असाइड भी कर सकता है। सो एनसीएलटी कुछ भी चाहे वो कर सकता है, बराबर। अब आगे, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड टू इट टू द ट्रिब्यूनल एंड द पार्टीज ऑफ द अपील। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपी वो ट्रिब्यूनल को भी भेजेगा। क्यों ट्रिब्यूनल को? क्योंकि अपील आई है किसके डिसीजन के अगेंस्ट में? ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट में। तो ट्रिब्यूनल को भी तो पता चलना चाहिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या हुआ, तो ट्रिब्यूनल में भी कॉपी जाएगी। और पार्टीज जो हैं अपील में, है ना, जिन लोगों का अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था, अपील हुई थी, जो जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उनको भी ये जाएगी, बराबर। तो आप देखिए टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री का केस, बराबर। टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री के केस में क्या हुआ कि जब साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप से हटाया गया, है ना, आप गूगल पे सर्च करिएगा, जब साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप से हटाया गया तो साइरस मिस्त्री कहां पहुंचे? एनसीएलटी में, बराबर। एनसीएलटी में बोला साइरस मिस्त्री नहीं गलत है, ठीक है, तो वो अपील किए अपीलेट ट्रिब्यूनल में और वहां साइरस मिस्त्री जीत गए, बराबर। तो एनसीएलटी ने बोला टाटा सही है, बराबर। फिर वहां क्या हुआ? अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए साइरस मिस्त्री वहां अपीलेट ट्रिब्यूनल में जीत गए। फिर टाटा गया सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या हुआ? क्लियर? तो टाटा और साइरस मिस्त्री का केस हुआ, साइरस मिस्त्री को डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया गया, चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री कहां गए? एनसीएलटी में गए और साइरस मिस्त्री वहां केस हार गए। अब साइरस मिस्त्री केस हारे तो कहां जाएंगे? उन्होंने अपील करी अपीलेट ट्रिब्यूनल में और अपीलेट ट्रिब्यूनल में साइरस मिस्त्री जीत गए और टाटा हार गए। तो एनसीएलटी ने एनसीएलटी के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और नया ऑर्डर पास कर दिया, तो टाटा हार गया अपीलेट ट्रिब्यूनल में। फिर टाटा गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके टाटा जीते और साइरस मिस्त्री हारे। क्लियर? सो एनसीएलटी के पास पावर है फ्रेंड्स, किस चीज का? कि वो एनसीएलटी के ऑर्डर को या तो कंफर्म भी कर सकते हैं, या तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर? आगे, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। जब भी कोई केस ट्रिब्यूनल में जाएगा, एवरी एप्लीकेशन ऑफ पिटीशन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, या जब भी कोई केस ट्रिब्यूनल में जाएगा, या जब भी कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल होगी, तो कोशिश करना है कि 3 महीने में वो केस निपटाया जाए। मतलब देखो कितना फास्ट। जब भी कोई केस ट्रिब्यूनल में फाइल होगा या अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल होगी, तो कोशिश करना है कि कितने समय में वो केस निपटा दिया जाए? 3 महीने में वो केस निपटा दिया जाए। लेकिन अगर 3 महीने में नहीं निपटा पा रहे, कोशिश करना है, जरूरी नहीं निपट जाए भाई, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 3 महीने में कैसे निकलेगा। लेकिन ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को बोला गया है कि कोशिश करिए कि 3 महीने में आप केस निपटा दें। अगर 3 महीने में नहीं निकल रहा है तो फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज का और मिलेगा।
90 दिन और मिलेंगे ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को वो केस निपटाने के लिए, बराबर। अब अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्यूट कहां जाएगा, आपको बताया मैंने, सबसे पहले डिस्प्यूट कहां जाएगा सर, एनसीएलटी में जाएगा। ठीक है, एनसीएलटी अपना क्या पास करेगा, डिसीजन पास करेगा। अगर इस डिसीजन के अगेंस्ट में आप क्या करना चाहते हो, अपील करना चाहते हो, तो कहां अपील करोगे, एनसीएलएटी में, बराबर। कितने दिनों में, 45 डेज में। ठीक है, अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से, ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो एनसीएलएटी में, कितने दिनों में, 45 डेज में। अब एनसीएलएटी भी अपना ऑर्डर पास करेगा। अगर आप एनसीएलएटी के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो तो आप एनसीएलएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिनों में, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो 60 डेज के अंदर अंदर। मतलब आपको एनसीएलएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो 60 डेज में करनी है, विद इन 60 डेज। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको कहां जाना है, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको कहां जाना है, एनसीएलएटी में। कितने दिनों में, 45 डेज में। अच्छा, एक्सटेंशन है क्या, अगर 45 डेज में नहीं जा पाए तो एक्सटेंशन मिलता है क्या, हां सर, 45 डेज का और एक्सटेंशन मिलता है, वेरी गुड। अब एनसीएलएटी ने अपना ऑर्डर दिया, आप एनसीएलएटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप कहां जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने। कितने दिनों में आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, 60 डेज में। जैसे ही एनसीएलएटी ने ऑर्डर दिया, वहां से 60 डेज में आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, बराबर, क्लियर। अब देखते हैं, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, दुखी हो, खुश नहीं हो, may file an appeal to the Supreme Court within 60 days from the date of receipt of the order of the appellate tribunal। तो जैसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आपको मिली, वहां से 60 डेज में आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट में, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन द सेट पीरियड, अलाउड टू बी फाइल्ड विद इन अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो देखिए, एनसीएलएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी तो आपको कितना दिन मिल रहा है, 60 दिन मिल रहा है। 60 दिन में आपको अपील करनी पड़ेगी। अगर आप 60 डेज में नहीं जा पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा 60 डेज का, फर्दर एक्सटेंशन। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए कि आप 60 दिनों में अपील क्यों नहीं कर पाए थे सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर। सो बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी डिस्प्यूट हो कंपनीज में तो कहां जाओगे, पहले एनसीएलटी में जाओगे। ठीक है सर, एनसीएलटी में गए, एनसीएलटी में डिसीजन आ गया, ऑर्डर आ गया, आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया, आप अग्रीव्ड हो, आप दुखी हो, आप खुश नहीं हो, तो आप 45 डेज में एनसीएलटी में चले जाओगे। अगर 45 डेज में नहीं जा पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन और 45 डेज का मिलेगा, लेकिन आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप पहले 45 डेज में क्यों नहीं आ पाए थे। उसके बाद ही एनसीएलटी आपकी अपील एक्सेप्ट करेगा। चलो, एनसीएलटी ने आपका ऑर्डर दे दिया। अब एनसीएलटी के ऑर्डर से भी आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। कितने दिनों में, 60 डेज में। अगर आप 60 डेज में नहीं जा पाए हो तो आपको फर्दर एक्सटेंशन 60 डेज मिलेगा अपील करने का सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप क्यों पहले 60 डेज में नहीं आ पाए। क्लियर। अब आगे आते हैं, प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो केस की सुनवाई होगी वो कैसे होगी, क्या प्रोसीजर है। द ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर दिया हुआ है, अपन ने सीपीसी में पढ़ा था, वो प्रोसीजर ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिविल कोड का एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को वो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ, लेकिन नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करना पड़ेगा। नेचुरल जस्टिस भैया कि सबको बराबर बोलने का मौका मिले। ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं करना चाहिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही पार्टी की बात सुनी और डिसीजन दे दिया। नहीं, हमेशा ट्रिब्यूनल को यह बात का ध्यान रखना है कि नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो। मतलब सारी पार्टीज को प्रॉपर नोटिस मिले, बराबर सारी पार्टीज को बोलने का मौका मिले, सारी पार्टीज को एविडेंस देने का मौका मिले। क्लियर, ये अपन ने सोर्सेज ऑफ लॉ में पढ़ा है। एंड एनी रूल्स मेड देयर अंडर, और जो भी रूल्स बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ट्रिब्यूनल्स के लिए रूल बनाए हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अलग देखिए,
जैसे कोर्ट के लिए, सिविल कोर्ट के लिए तो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल कोर्ट के रूल्स हैं वो फॉलो करना होते हैं। ट्रिब्यूनल्स को सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो नहीं करना होता, लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करना होते हैं। द ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल shall have the purpose of discharging their function the same powers as are vested as civil code under the code of civil procedure। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा? अभी अपन ने पढ़ा कि ट्रिब्यूनल्स को और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स फॉलो नहीं करना है ना, जो प्रोसीजर है सिविल कोड की वो फॉलो नहीं करना, लेकिन पावर सिविल कोड जैसे ही है। मतलब जो पावर सिविल कोड के होते हैं वही पावर्स ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी है। सो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर खुद का बना सकता है, लेकिन पावर जो एक कोर्ट के पास है वही पावर्स एनसीएलटी और एनसीएलटी को भी दिए गए हैं। देखते हैं क्या क्या पावर्स हैं। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग इन ऑन ओथ। किसी भी पर्सन को एनसीएलटी और एनसीएलटी समन भेज सकता है और उसको बोल सकता है कि आप आओ कोर्ट, एनसीएलटी या एनसीएलटी में हमको आपसे कोई बातें पूछनी है, तो समन भेज सकता है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे सिविल कोर्ट समन भेज के डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो सिविल कोर्ट समन भेज के डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है। एनसीएलटी और एनसीएलटी भी अगर किसी पर्सन के पास समन है, अगर किसी पर्सन के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो समन भेजकर उसको बोल सकता है कि एनसीएलटी या एनसीएलटी में ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। अगर कोई एविडेंस है किसी के पास वो भी मंगा सकता है। Subject to the provisions of section 123 and 124 of Indian Evidence Act, recusing any public record। अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड, वो भी मंगा सकता है। डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। कोई भी ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्ड है, वो मंगा सकता है। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए कमीशन को भेज सकता है, मतलब किसी ऑथराइज पर्सन को भेज सकता है कि ये पर्सन जाकर वो डॉक्यूमेंट या वो विटनेस को एग्जामिन करके आएगा। डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इन एक्स पार्टी। किसी केस को डिसमिस भी कर सकता है, एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकता है, मतलब ट्रिब्यूनल चाहे तो एक पार्टी की बात सुनकर भी डिसीजन दे सकता है। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड इट बाय एक्स पार्टी। ट्रिब्यूनल अपने ही ऑर्डर को सेट असाइड, अपने ही ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, मतलब ट्रिब्यूनल को लगता है कि मेरा ऑर्डर गलत था तो वो अपने ही ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को अगर और कोई काम दिया गया है, कोई और पावर दिया गया है, वो भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पावर्स सिविल कोर्ट के होते हैं। किसके? सिविल कोर्ट के। यही पावर्स ट्रिब्यूनल को भी दे दिए गए हैं। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज बोली गई। सिविल कोर्ट के जो रूल्स हैं वो ट्रिब्यूनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ट्रिब्यूनल अपने खुद के रूल्स बना ले। लेकिन पावर जो सिविल कोर्ट के हैं सेम पावर्स ट्रिब्यूनल के भी हैं। तो पावर्स दोनों के सेम है लेकिन रूल्स प्रोसीजर दोनों का अलग अलग है। क्लियर? आगे, एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय दैट ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर एज इट वर अ डिक्री मेड बाय द कोर्ट। जैसे कोर्ट ऑर्डर पास करता है और लोगों को मानना होता है, क्या आप कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर सकते हो? नहीं। सिमिलरली ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी लोगों को मानना पड़ेगा। मतलब पब्लिक ये नहीं बोल सकती कि अरे ये तो कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी है, तो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, हम नहीं मानेंगे। नहीं, जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है लोगों को मानना पड़ता है, लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो ऑर्डर एनफोर्स होता है, वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। सिमिलरली ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी एनफोर्सेबल है, वो मानना ही पड़ेगा। क्लियर? आगे, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। जैसे कोर्ट में जो केस चलता है उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो केस चला, उसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानेंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोर्ट ही माना गया है, वो कोर्ट जैसे ही हैं। तो जैसे कोर्ट में कोई केस चलता तो बोलते हैं ना जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में चलने वाले केसेस को भी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानेंगे। क्लियर? आगे, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब कोर्ट में आपका केस कौन लड़ता है? सर एडवोकेट्स लड़ते हैं। सिमिलरली अगर एनसीएलटी और एनसीएलटी में केस चल रहा है, अगर एनसीएलटी और एनसीएलटी में केस चल रहा है तो अब भाई मान लीजिए शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के बीच का केस है, तो क्या शेयर होल्डर को खुद को जाके केस लड़ना पड़ेगा या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो यहां पर अधिकार दिया गया है कि अगर आपका केस एनसीएलटी और एनसीएलटी में चल रहा है तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हो जो आपके बिहाफ में जाके केस लड़ेगा। देखिए, अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में आइदर अपीयर इन पर्सन, या तो आप खुद चले जाओ जिस पार्टी के ऊपर केस हुआ है, जो पार्टी केस में इन्वॉल्व है, या तो वो खुद इन पर्सन जाके अपीयर हो जाए, खुद ही जाके केस लड़ ले, और ऑथराइज वन और मोर चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन टू प्रेजेंट इस केस बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो पार्टी इन्वॉल्व है या तो वो खुद ही जाके केस लड़ ले या फिर वो ऑथराइज कर सकती है। अब मान लीजिए शेयर होल्डर्स का केस हो गया डायरेक्टर्स के साथ, अभी शेयर होल्डर को तो केस नहीं लड़ते आता ना कि भैया ट्रिब्यूनल में जाके कैसे केस लड़ेंगे, तो वो शेयर होल्डर चाहे तो चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट को ऑथराइज कर देंगे कि आप मेरे बिहाफ में केस लड़ो। क्लियर? अब इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, पिटीशन, अपील्स एक्सेट्रा बिफोर एनसीएलटी। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर अपील। अगर आपको अपील फाइल करनी है तो कैसे होगी? एवरी अपील और पिटीशन और एप्लीकेशन और केविएट पिटीशन, केविएट पिटीशन में बताऊंगा आगे क्या होता है, और ऑब्जेक्शन और काउंटर प्रेजेंटेड टू बी ट्रिब्यूनल शैल बी इन इंग्लिश एंड इन केस इट इज सम अदर इंडियन लैंग्वेज। जब भी आप एनसीएलटी या एनसीएलटी में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, चाहे एप्लीकेशन सबमिट करो, चाहे पिटीशन सबमिट करो, चाहे अपील सबमिट करो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल किया है तो वो इंग्लिश में ही चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब भी कोई केस लड़ा जाएगा तो उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होंगे। अब द कॉज टाइटल शैल स्टेट बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब भी कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये आपको ट्रिब्यूनल में सबमिट करनी है, तो सबसे ऊपर हेडिंग होगी बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फ्रेंड्स, जब आप सीएस प्रोफेशनल में पहुंचोगे ना तो आपको एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है फाइनल में, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड प्लीडिंग। वहां पर आप ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे होती है, अगर आपको मान लीजिए एनसीएलटी में केस फाइल करना है, तो एनसीएलटी में केस फाइल करना है तो पिटीशन बनानी पड़ेगी। ये पिटीशन ड्राफ्ट कैसे होती है, फाइनल में जाके आप इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। क्लियर? सो यहां पर तो अपन को बहुत बेसिक समझना है, फाइनल में जब आप जाओगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, है ना, वहां तो ड्राफ्ट करने भी आता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एनसीएलटी या एनसीएलटी में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, है ना, कोई भी पिटीशन सबमिट करेंगे तो उसकी हेडिंग क्या डालना है, बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। शुरुआत में सबसे ऊपर, वो एप्लीकेशन के सबसे ऊपर शुरुआत में क्या लिखा रहेगा, बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और हमेशा वो इंग्लिश में होगा। क्लियर? एंड शैल स्पेसिफाई द बेंच टू विच इट इज प्रेजेंटेड एंड ऑल्सो सेट आउट द प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी अगेन विच इट इज प्रेफर्ड बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब एनसीएलटी ना फ्रेंड्स हर स्टेट में एक है, जैसे महाराष्ट्र में एनसीएलटी मुंबई में, एनसीएलटी तो पूरे देश में एक है दिल्ली में, एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पूरे देश का एक है, सारे अपील्स वहीं जाती हैं, लेकिन एनसीएलटी हर स्टेट में एक बनाया गया है। जैसे आप देखोगे तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा मुंबई में है, गुजरात का एनसीएलटी अहमदाबाद में, तो महाराष्ट्र के केसेस जितने होंगे वो मुंबई में जाते होंगे, बराबर, गुजरात के केसेस जितने होंगे वो अहमदाबाद में जाते होंगे। वेस्ट बंगाल का एनसीएलटी है कलकत्ता में, तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कंपनी लॉ के जितने केसेस होते हैं वो कोलकाता में जाते हैं। तो बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मान लीजिए आप मुंबई में जा रहे हैं तो नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच, क्या लिखना पड़ेगा, मुंबई बेंच। कौन से एनसीएलटी में आपका केस चल रहा है वो भी नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर? आगे, अपील और पिटीशन और एप्लीकेशन और काउंटर और ऑब्जेक्शन शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट एनसीएलटी या एनसीएलटी में सबमिट करेंगे तो वो हमेशा पैराग्राफ्स में होना चाहिए। मतलब आप जो लिख रहे हो ऐसे बस लिखते मत चले जाओ, ऐसे लिखते मत चले जाओ, जो भी बातें आप लिख रहे हो वो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। शैल बी नंबर्ड, और हर एक पैराग्राफ का क्या देना है, नंबर देना है। मतलब मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, एनसीएलटी में सबमिट करने के लिए आपने एप्लीकेशन बनाई, तो सबसे ऊपर तो क्या आएगा, बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कौन सी बेंच में सबमिट कर रहे हो उसका बेंच, तो मान लीजिए मुंबई बेंच है तो मुंबई बेंच।
अब आप जो भी बातें लिख रहे हो उसको पैराग्राफ में लिखिए, ऐसा नहीं कि पूरा बस शुरू होकर लिखते चले गए। 1 नंबर यहां अपनी बात लिखिए, फिर 2 नंबर यहां अपनी बात लिखिए। तो पैराग्राफ भी नंबर्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड ईच पैराग्राफ शैल कंटेन एज नियरली एज मे बी अ सेपरेट फैक्ट और एलिगेशन ऑफ पॉइंट, और हर एक पैराग्राफ में अलग बातें होनी चाहिए। नहीं तो जैसे आप मान लीजिए आपने बीकॉम के पेपर में क्या करते हो, जो पहले पॉइंट में लिखा वही 6वें पॉइंट में लिख दिया, वही 10वें पॉइंट में लिख दिया, बराबर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एनसीएलटी में जब आप कोई एप्लीकेशन या अपील या पिटीशन सबमिट करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, हर एक पॉइंट में अलग बातें होनी चाहिए। आपने बोला अरे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाए, इसलिए जो पहली पॉइंट में लिखा वही 6वें में भी लिख दिया, वही 10वें में भी लिख दिया, वही 15th नंबर के पॉइंट में भी लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एनसीएलटी आपकी एप्लीकेशन या पिटीशन उठा के फेंक देगा, बोलेगा डिसमिस, फालतू की बातें लिखी है, वही पॉइंट बार बार रिपीट किया। नहीं, हर एक पॉइंट में डिफरेंट बातें होनी चाहिए। क्लियर? वेयर सका और अदर डेट्स आर यूज्ड, करस्पॉन्डिंग डेट्स ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर शैल आल्सो बी गिवन। अगर किसी डॉक्यूमेंट में सका मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से डेट्स लिखी हुई है, नहीं अपन देखते हैं कार्तिक महीना है ना, कितने सारे महीने होते हैं। अगर सका कैलेंडर के हिसाब से लिखा है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपको डेट डालनी होगी। अगर आप कहीं पर डेट डाल रहे हो तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलेगा, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपको डेट डालनी पड़ेगी। अगर कहीं एप्लीकेशन पिटीशन में आप डेट डाल रहे हो, फुल नेम पूरा नाम, पेरेंट्स का नाम, एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्टी। तो हर पार्टी जितने लोगों भी केस में इन्वॉल्व हैं सबका पूरा नाम, पेरेंट्स का नाम, उनकी एज, डिस्क्रिप्शन, उनका एड्रेस, एंड इन केस अ पार्टी sues or being sued in a representative character shall also be set out the beginning of the appeal or petition or application and need not to be repeated in subsequent proceeding in the same appeal or petition or application। जितनी पार्टीज भी केस में इन्वॉल्व हैं सारी पार्टीज का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, बराबर, उनका एज, उनका डिस्क्रिप्शन मेल है कि फीमेल है, और उसके बाद उनका एड्रेस। अगर किसी पार्टी, मान लीजिए कोई कंपनी के ऊपर केस है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव की ये सारी डिटेल्स आएंगी। The name of the party shall be numbered consecutively and a separate line should be allotted to the name and description of each party। अगर मान लीजिए कोई केस में 10 पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है, मान लीजिए कोई केस में 10 पार्टीज इन्वॉल्व है, तो पार्टी नंबर 1 उसका नाम आ जाएगा, पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, एज आ जाएगा, बराबर, एड्रेस आ जाएगा। फिर पार्टी नंबर 2 में भी यही सारी चीजें जाएंगी। पार्टी नंबर 3, जितनी भी पार्टीज हैं सबके सामने पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3 और उनका नाम, पेरेंट्स का नाम, एज और एड्रेस ये लिखना है। आगे, द नंबर शैल नॉट बी चेंज इन एनी इवेंट ऑफ द डेट ऑफ द पार्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील और पिटीशन और मैटर, हिज लीगल ईयर और रिप्रेजेंटेटिव एज द केस में बी, इफ मोर देन 1 शैल बी शोन बाय सब नंबर्स। अगर किसी पार्टी को पार्टी नंबर 1 बोल दिया गया है तो जब तक केस चलेगा वो पार्टी नंबर 1 ही रहेगा। अगर किसी पार्टी को पार्टी नंबर 2 बोल दिया गया है केस में तो पार्टी नंबर 2 ही रहेगा, अब ये नंबर कभी चेंज नहीं होंगे। क्लियर? आगे, where fresh parties are brought in they may be numbered consecutively in the particular category in which they are brought in। अगर मान लीजिए केस शुरू हो गया, मान लीजिए 10 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हर एक पार्टी को एक एक नंबर मिल गया, पार्टी नंबर 1 मिस्टर ए, पार्टी नंबर 2 मिस्टर बी, पार्टी नंबर 3 मिस्टर सी, ऐसे 10 पार्टीज इन्वॉल्व है, 10 पार्टीज के 10 नंबर हो गए। अगर मान लो नई पार्टी, कोई नया आदमी केस में इन्वॉल्व होता है तो उसको फिर 11 नंबर दिया जाएगा। तो आपको ये नंबर कभी डिस्टर्ब नहीं करने हैं। क्लियर? आगे, एवरी प्रोसीडिंग शैल स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉज टाइटल द प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इट इज प्रिवर्ड। जब भी आप डॉक्यूमेंट एनसीएलटी या एनसीएलटी में सबमिट करोगे तो कौन से सेक्शन नंबर से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई भी अपील, एप्लीकेशन है ना, या पिटीशन कोर्ट में सबमिट, एनसीएलटी और एनसीएलटी में सबमिट करो तो आपको कौन से सेक्शन नंबर से रिलेटेड आपका केस चल रहा है, कौन से सेक्शन नंबर से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो सेक्शन कोड करना जरूरी है। पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन द एड्रेस ऑफ सर्विस। अब ये क्या है देखो, द एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ समन शैल बी फाइल्ड विद एवरी अपील और पिटीशन और एप्लीकेशन और केवेट और बिहाफ ऑफ द पार्टी एंड शैल एज फार एज पॉसिबल कंटेन द फॉलोइंग नेम्स, the name of the road, street, lane and municipal division of ward, municipal door and number of the houses, name of the town or village, post office, postal district and pin code, any other particular necessary to locate and identify the addressee such as fax number, mobile number, valid email address। अब जितनी पार्टीज का केस चल रहा है हर एक पार्टी की ये डिटेल एनसीएलटी में रहेगी, हर एक पार्टी को ये डिटेल देनी है। क्या? नेम ऑफ द रोड, भैया उसका घर कहाँ है, उस रोड का नाम, ठीक है, स्ट्रीट, लेन, म्युनिसिपल डिवीजन, वार्ड, म्युनिसिपल डोर का नाम,
कौन सा गांव या विलेज है वो बताना है, पिन कोड बताना है, और इसके अलावा अगर कोई और चीज जरूरी है कि कोड एनसीएलटी जब भी कोई डॉक्यूमेंट भेजे तो डॉक्यूमेंट पहुंचने के लिए अगर कोई और चीज एड्रेस में चाहिए वो भी बताना पड़ेगा। तो एनसीएलटी के पास ये हमेशा रहेगा, ताकि एनसीएलटी या एनसीएलटी जब भी कोई समन नोटिस डॉक्यूमेंट भेजे तो उसके पास एड्रेस रेडी रहे। प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन और अपील, अब ये देखते हैं। एवरी पिटीशन, एप्लीकेशन, केविएट, इंटरलॉक्युलेटरी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट एंड अपील shall be presented in triplicate by the appellant or applicant or petitioner or respondent as the case may be। जब भी आप NCLT और NCLAT में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अपील हो, चाहे वो पिटीशन हो, जब भी आप लेट से आपने शेयर होल्डर हो, आपने डायरेक्टर के ऊपर केस डाला तो आप NCLT में पिटीशन फाइल करोगे, या आप केस हार गए तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करोगे, तो हमेशा ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी में सबमिट करनी होगी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिंगल कॉपी ले जाकर आपने एनसीएलटी या एनसीएलटी में सबमिट कर दिया, नहीं। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट एनसीएलटी और एनसीएलटी में सबमिट करोगे तो कितनी कॉपी में सबमिट करोगे? 3 कॉपी में। यू हैव टू सबमिट इट इन ट्रिप्लिकेट कॉपीज, ठीक है। आगे, एवरी पिटीशन और एप्लीकेशन और अपील में बी अकम्पनाइड बाय डॉक्यूमेंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव or advocate filing the petition or application or appeal duly verified from the originals। let's say शेयर होल्डर ने डायरेक्टर के ऊपर केस किया, ठीक है, डिस्प्यूट हो गया, केस किया तो भैया शेयर होल्डर को पिटीशन बनानी पड़ेगी एनसीएलटी में देने के लिए, ठीक है, पिटीशन बनानी पड़ेगी। कितनी कॉपीज में? ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपीज में ये बनेगी, ठीक है सर, 3 कॉपीज में बना ली, ठीक है, एक ओरिजिनल रहेगी, 2 जेरोक्स रहेंगी। इस पिटीशन के साथ अब भैया आपको एनसीएलटी में केस लड़ना है तो आप डॉक्यूमेंट भी तो सबमिट करोगे। जैसे आप शेयर होल्डर हो तो शेयर सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे, आपने शेयर्स का पैसा दिया होगा तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो इस पिटीशन के साथ, बराबर, उसको साइन करना होगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? साइन करेगा। मतलब पिटीशन के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स भी एनसीएलटी और एनसीएलटी में सबमिट हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी साइंड होना चाहिए। तो पिटीशन तो साइंड होनी चाहिए, बराबर, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं वो भी साइंड होना चाहिए। और उनको कौन साइन करेगा? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और एडवोकेट। जिसने जाके एनसीएलटी में वो पिटीशन फाइल करी ना, या वो एप्लीकेशन फाइल करी, तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उस पर उस बंदे के साइन होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन द ट्रिब्यूनल शैल बी अकम्पनाइड बाय इंडेक्स। अब ये पिटीशन के साथ साथ एक इंडेक्स भी लगाना होगा। सर ये इंडेक्स क्या है? कि कौन से नंबर के पेज पर क्या है। अरे एनसीएलटी में बैठे हुए जज साहब को इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक पेज पलटा के देखें। आप देखोगे, है ना, जब आप इंटर्नशिप में जाओगे या जब आप प्रैक्टिस में जाओगे और आप ये पिटीशंस वगैरह ड्राफ्ट करोगे तो आप देखोगे 1000 2,000 पेज की पिटीशंस बनती हैं। तो कौन से पेज पर क्या है जज साहब को थोड़ी पता चलेगा। तो आगे आपको लगाना है इंडेक्स कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक क्या है, पेज नंबर 20 से लेके पेज नंबर 30 तक क्या है, मैंने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कौन से पेज नंबर पे लगाया, मेरा शेयर सर्टिफिकेट कौन से पेज नंबर पे लगाया। तो पिटीशन के ऊपर सबसे ऊपर क्या होगा? इंडेक्स। आप देखो आपकी बुक है तो बुक है तो उसमें इंडेक्स होता है। इंडेक्स से क्या पता चलता है कि कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है। सिमिलरली जब आप एनसीएलटी या एनसीएलटी में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो उसके साथ उसका इंडेक्स होना चाहिए कि कौन से पेज नंबर पर क्या है। क्लियर? आगे, sufficient number of copies of the appeal or petition or application shall also be filed for service on the opposite party as prescribed under the rules। अब ये क्या है? लेट्स से मान लो शेयर होल्डर्स ने 4 डायरेक्टर्स के ऊपर केस किया है, ठीक है, 4 डायरेक्टर्स के ऊपर केस किया है। तो शेयर होल्डर ये जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं, शेयर होल्डर ये जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो हर एक डायरेक्टर को मिलना चाहिए ताकि उनको पता रहे कि उनके बारे में क्या क्या बोला गया एनसीएलटी में, किस बात पर केस डाला गया। भैया जब तक डायरेक्टर को पिटीशन की कॉपी नहीं दोगे डायरेक्टर को कैसे पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट में क्या एलिगेशंस लगाए। तो उतनी सफिशिएंट कॉपीज सबमिट करनी पड़ेंगी जिससे हर एक डायरेक्टर को उसकी एक कॉपी मिल पाए, बराबर। आगे, in the pending matters all applications shall be presented after serving copies of thereof in the advance to the opposite party or his authorized representative। अगर केस शुरू है एनसीएलटी या एनसीएलटी में और शेयर होल्डर या डायरेक्टर
कोई नया डॉक्यूमेंट एनसीएलटी या एनसीएलटी में सबमिट करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट की कॉपी शेयर होल्डर्स को देनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टर सबमिट करना चाहते हैं एनसीएलटी या एनसीएलटी में तो उसकी एक कॉपी शेयर होल्डर को भी भेजनी पड़ेगी कि उनको पता रहे कि डायरेक्टर्स क्या नया डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। और अगर शेयर होल्डर कोई नया डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी कॉपी डायरेक्टर्स को भी भेजनी पड़ेगी ताकि डायरेक्टर्स को भी पता रहे कि शेयर होल्डर क्या नया डॉक्यूमेंट एनसीएलटी और एनसीएलटी में ला रहे हैं। तो अगर केस चल रहा है, अगर मैटर पेंडिंग है और कोई भी पार्टी कोई नया एप्लीकेशन कोई नया डॉक्यूमेंट एनसीएलटी या एनसीएलटी में सबमिट करना चाहती है तो उसकी कॉपी अपोजिट पार्टीज को भी देनी पड़ेगी। आगे, द प्रोसेसिंग फीस प्रिस्क्राइब बाय दिस रूल विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनवेलप्स ऑफ सफिशिएंट साइज एंड नोटिस फॉर्म शैल बी फाइल्ड अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ अपील। क्लियर? एनवेलप भी सबमिट करना पड़ेंगे और फीस, एनसीएलटी और एनसीएलटी फ्री में थोड़ी केस सुनेगा भाई, उसकी फीस होगी तो वो फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप एनसीएलटी में कोई केस फाइल करोगे या एनसीएलटी में अपील फाइल करोगे तो एनवेलप भी सबमिट करना पड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट पार्टीज को जब समन जाएगा तो एनवेलप में जाएगा, तो वो एनवेलप भी एप्लीकेंट को ही देना पड़ते हैं एनसीएलटी में। एनसीएलटी में खर्चा नहीं करता एनसीएलटी कुछ। देखो, शेयर होल्डर केस कर रहे हैं, शेयर होल्डर केस कर रहे हैं एनसीएलटी एनसीएलटी में, बराबर सर, तो शेयर होल्डर्स को एनवेलप भी सबमिट करना है, बराबर। एनसीएलटी एनसीएलटी के ऑफिसर्स क्या करेंगे, सिर्फ वो एनवेलप में आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे और इनको भेज देंगे। तो एनवेलप का खर्चा भी जो केस फाइल कर रहा है उसको ही करना है। क्लियर? आगे, नंबर ऑफ कॉपीज टू बी फाइल्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रिप्लिकेट कॉपीज में फाइल करना है। क्लियर? ये अपन पढ़ चुके हैं। अब लॉजिंग ऑफ केविएट, अब ये क्या है केविएट, बहुत ध्यान से सुनिए, 5 मार्क्स के लिए बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछ लेता है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान से सुनोगे, ठीक है, कि केविएट यानी क्या। चलो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। लेट्स से शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में हो गया डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया, बट अभी कोई कोर्ट में गया नहीं, कोई एनसीएलटी गया नहीं है। अब डायरेक्टर्स को डर है, डायरेक्टर्स को क्या डर है, डायरेक्टर्स को लग रहा है कि भैया शेयर होल्डर पक्का इस डिस्प्यूट को लेके एनसीएलटी जाएंगे, ये डायरेक्टर्स को लग रहा है, ठीक है। अभी डिस्प्यूट हुआ है, अभी गया नहीं है कोई, मार्क माय वर्ड, गया नहीं है कोई, ठीक है। तो डायरेक्टर्स को डर लग रहा है कि पक्का शेयर होल्डर इस डिस्प्यूट को लेके केस फाइल करेगा एनसीएलटी में, ठीक है। या मान लो एक तो ये केस हो गया, ठीक है। पहला केस क्या बोला मैंने कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में हो गया डिस्प्यूट। अब डायरेक्टर्स को लग रहा है कि शेयर होल्डर पक्का ये केस को लेके एनसीएलटी जाने वाले हैं, अभी गए नहीं, ठीक है। एक केस ये। दूसरा केस, लेट्स से केस हुआ, एनसीएलटी का आ गया डिसीजन। अब अभी भी डायरेक्टर को लग रहा है कि शेयर होल्डर पक्के से इस डिसीजन के अगेंस्ट में क्या करेंगे, अपील करेंगे एनसीएलटी में। तो दो चीजें, अभी अपील हुई नहीं है लेकिन लग रहा है कि शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपील करेंगे। दो बातें बहुत, दोनों ही केसेस में लग रहा है। पहले केसेस में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, डायरेक्टर को लग रहा है पक्का शेयर होल्डर एनसीएलटी जाएगा, लग रहा है, अभी गया नहीं है, पहला केस। दूसरा केस, चलो चला गया शेयर होल्डर, केस हो गया, डिसीजन आ गया। अब डायरेक्टर को लग रहा है कि शेयर होल्डर पक्का अपील फाइल करेगा, कहां पर, एनसीएलटी में। तो डायरेक्टर को तो लग रहा है क्या कि शेयर होल्डर या तो एनसीएलटी में केस फाइल करेगा, और अगर डिसीजन आ चुका है तो लग रहा है कि शेयर होल्डर एनसीएलटी में अपील फाइल करेगा। तो शेयर होल्डर जाए कोर्ट में, शेयर होल्डर जाए एनसीएलटी या एनसीएलटी में, उसके पहले ही डायरेक्टर साहब पहुंच जाएंगे एनसीएलटी में या एनसीएलटी में एज द केस में भी, और क्या फाइल कर देंगे, केविएट फाइल कर देंगे। केविएट फाइल कर देंगे मतलब क्या, डायरेक्टर साहब पहले ही एनसीएलटी या एनसीएलटी को जाके बोल देंगे कि देखो मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर आपके पास आएगा। डायरेक्टर साहब को लग रहा है ना कि शेयर होल्डर पक्का एनसीएलटी में केस करेगा या एनसीएलटी में अपील करेगा, लग रहा है। तो शेयर होल्डर जाए उसके पहले ही डायरेक्टर साहब कहां पहुंच जाएंगे, या तो एनसीएलटी के पास या तो एनसीएलटी के पास, और पहले ही जाके बोल देंगे कि देखो साहब मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर आपके पास आने वाला है। तो अगर वो आए, अगर वो केस फाइल करे, बराबर,
तो आप मुझे पहले बुला लेना और मेरी बात सुनना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डायरेक्टर शेयर होल्डर के जाने के पहले, डायरेक्टर को डर है ना कि शेयर होल्डर हो सकता है एनसीएलटी पहुंच जाए या एनसीएलटी पहुंच जाए, और बगैर एनसीएलटी प्रिलिमरी, मेरी बात सुने, बगैर प्रिलिमरी फाइनल डिसीजन नहीं दे बट इंटरिम डिसीजन पास कर दे बगैर मेरी बात सुने। तो डायरेक्टर को ये डर है, तो डायरेक्टर पहले ही एनसीएलटी पहुंच गया है और वहां जाके क्या फाइल कर दी, केविएट फाइल कर दी। और केविएट फाइल करके क्या बोला कि देखो मुझे डर है कि शेयर होल्डर आपके पास आएगा, ठीक है, अगर वो आए तो आप मेरी बात पहले ही सुनना, आप मुझे भी बताना कि शेयर होल्डर ने केस फाइल किया है, मेरी बात सुनना, उसके बाद ही कोई डिसीजन देना। सो केविएट में फ्रेंड्स क्या होता है, केविएट में अगर आप केविएट फाइल करना चाहते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एनसीएलटी या एनसीएलटी को पहले ही जाके बता दे रहे हो कि देखो वो आएगा आपके पास, मुझे लग रहा है वो आएगा आपके पास, अगर वो आता है तो सिर्फ उसकी बात सुनकर डिसीजन मत देना, मेरी भी बात सुनना, उसके बाद जो ठीक लगे वैसा डिसीजन पास करना। फ्रेंड्स एक केविएट की वैलिडिटी होती है 90 डेज। कितनी होती है? 90 डेज। मतलब जैसे ही डायरेक्टर ने केविएट फाइल किया तो 90 डेज के अंदर अंदर अगर शेयर होल्डर एनसीएलटी या एनसीएलटी को अप्रोच करता है तो एनसीएलटी को डायरेक्टर को बोलेगा कि देखो तुम आए थे ना बताने, तुम्हारा डर सही निकला, शेयर होल्डर ने केस फाइल कर दिया, अब तुम भी आ जाओ, तुम भी अपनी बात कहो, उसके बाद में कोई डिसीजन लो। दिस इज व्हाट केविएट। लेकिन इसकी वैलिडिटी 90 डेज है, मतलब एक बार केविएट फाइल किया तो ये वैलिड 90 डेज के लिए, अगर 90 दिनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर पहुंचता है तो एनसीएलटी आपको भी बुलाएगा, आपको भी मतलब अपने एग्जांपल में डायरेक्टर को भी बुलाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन पास करेगा। दिस इज व्हाट केविएट इज। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो देखिए, any person may lodge a caveat in triplicate in any appeal, petition or application that may be instituted before this tribunal by paying the prescribed fees after forwarding a copy of the registered post or serving the same on the expected petitioner or applicant, and the caveat shall be in the form of prescribed and contain such details and particulars or orders or directions, details of authority against whose order or direction the appeal or petition or application is being instituted by the expected appellant or petitioner or applicant with full address for service or unauthorized। देखो क्या बोला गया कि एक्सपेक्टेड वर्ड, देखो हर जगह क्या यूज किया गया है, एक्सपेक्टेड अपीलेंट और पिटिशनर। व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड? क्योंकि यहां पर लग रहा है कि अपोजिट पार्टी मेरे ऊपर केस कर सकती है, तो मैं पहले ही पहुंच गया एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास, क्या फाइल कर दी, केविएट, बराबर। कि अगर वो आपके पास आए, जैसे यहां पर डायरेक्टर है, डायरेक्टर पहले पहुंच गया कि अगर वो आपके पास आए तो आप पहले मेरी बात सुनना, बराबर, मुझे भी बुलाना, उसके बाद ही कोई डिसीजन देना। अच्छा, ये जो केविएट फाइल किया गया है ना डायरेक्टर्स की तरफ से, इसकी एक कॉपी इन शेयर होल्डर्स को भी भेजी जाएगी। मतलब एक कॉपी डायरेक्टर क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर को भी भेज देंगे कि तू आ भाई, मैं तो रेडी बैठा हूं। डायरेक्टर केविएट भेज के क्या बोल रहा है, मेरे को पहले से मालूम है तू आएगा केस करने, तो मैं पहले ही तेरे को बता रहा हूं कि तू आ, मैं रेडी बैठा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, डायरेक्टर केविएट फाइल करके क्या कर रहा है, पहले ही एनसीएलटी और एनसीएलटी को बता दे रहा है कि आने वाला है, पक्का आएगा, अगर वो आए तो आप मेरी बात भी सुनना, उसके बाद ही डिसीजन देना। और इस केविएट की एक कॉपी, जो केविएट एनसीएलटी और एनसीएलटी में फाइल की गई है, उसकी एक कॉपी वो शेयर होल्डर को भी भेज देगा डायरेक्टर। क्यों भेज देगा? ताकि इसको अपन पहले ही बता दे कि देख मुझे तो मालूम है तू आएगा और मैं तैयार बैठा हूं, मेरी पूरी लीगल टीम तैयार बैठी, तू फाइल कर केस, एनसीएलटी मुझे बुलाएगा तो मैं रेडी हूं केस लड़ने के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केविएट, बराबर। सो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से कोई बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, कोई मिस्टर ए, अब उसको पता चलता है कि भाई पेरेंट्स उसकी शादी कराने के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब उसको डर क्या है बताओ, मिस्टर ए है, कोई 25-26 साल का लड़का है, उसको पता चलता है, कहीं उसका भाई बताता है, उसकी सिस्टर बताती है कि पापा मम्मी बात कर रहे थे भैया आपके लिए लड़की देखने का। अब उसको डर क्या है, उसको डर ये है कि अगर पेरेंट्स जाके लड़की पसंद करके फाइनल कराए और बगैर इससे पूछे तो ये तो फंस जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जाके पेरेंट्स के पास केविएट फाइल कर देगा, ठीक है, केविएट फाइल कर देगा। केविएट फाइल कर देगा मतलब वो बोल देगा आप लड़की ढूंढ रहे हो ढूंढो, लेकिन लड़की तभी फाइनल करना जब आप पहले मेरे से पूछ लोगे, मेरे को फोटो दिखाना, मेरे को बात करने देना, मैं बोलूंगा हाँ तो लड़की फाइनल करना, नहीं तो नहीं करना। समझ में आ रहा है? कितना सिंपल एग्जांपल है।
भाई केवेट में भी तो यही हो रहा है, डायरेक्टर्स एनसीएलटी के बाद पहले ही चले गए, मुझे मालूम है वो आने वाला है, लेकिन आप डिसीजन देने के पहले मेरे से भी सुन लेना मेरा क्या कहना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना। तो यहां पे भी यही हुआ, भाई मिस्टर ए है, 25-26 साल का लड़का है, उसको पता चलता है उसके भाई से या उसकी सिस्टर से कि पेरेंट्स बात कर रहे हैं लड़की देखने की, तो वो उसको डर क्या है, अरे यार बगैर मेरे से पूछे अगर लड़की फाइनल हो गई तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है और एक एप्लीकेशन देता है कि देखो मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर लड़की ढूंढ रहे हो मेरे लिए, बराबर, पेरेंट्स खुद के लिए तो नहीं ना, लड़के के लिए ढूंढ रहे होंगे, तो मेरे लिए ढूंढ रहे हो, आप लड़की देख लो, लेकिन फाइनल नहीं करना, पहले मेरे से पूछना, बराबर, पहले मेरे से पूछना, मेरे से बात करने देना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या डिसीजन है, देन आप डिसाइड करना। तो यही तो केवेट है, क्लियर। सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि जो केवेट फाइल कर रहा है, जैसे डायरेक्टर्स ने केवेट फाइल करी तो एनसीएलटी और एनसीएलटी को तो कॉपी दी गई, उसकी एक कॉपी लड़की को भी दी गई। यहां पे लड़की मतलब शेयर होल्डर है ना। अपने एग्जांपल में लड़की को नहीं बताया जाएगा कि अरे तुम आओगी ना तो पहले पेरेंट्स को बोलना कि नहीं उससे पूछ लो, ऐसा थोड़ी है। यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टर ने जो केवेट फाइल करी उसकी एक कॉपी शेयर होल्डर को भी भेज दी कि मैं तो रेडी बैठा हूं, मैं तो रेडी बैठा हूं भाई, तू आ, तू केस फाइल कर। एनसीएलटी को पहले ही मैंने बता दिया तू आने वाला है, बराबर, तू जैसे ही आएगा एनसीएलटी या एनसीएलटी मुझे भी बुलाएंगे, अगर फ्रेश केस है तो एनसीएलटी में फाइल करोगे, अपील का डर है तो एनसीएलटी में फाइल करोगे, उसके बाद डायरेक्टर्स की बात सुनने के बाद ही एनसीएलटी या एनसीएलटी कोई डिसीजन लेगा। दिस इज कॉल्ड केवेट, क्लियर। आगे, एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन। At the foot of every petition or appeal or pleading, there shall appear the name and signature of the authorized representative. जितने डॉक्यूमेंट, कोई पिटीशन, कोई एप्लीकेशन, कोई अपील, जो भी आप एनसीएलटी में फाइल करोगे, जो भी आप एनसीएलटी में फाइल करोगे, उसके नीचे, तो अब जैसे मान लीजिए ये पूरी पिटीशन है, इसके पेजेस होंगे, तो यहां पर एकदम एंड पे नाम और सिग्नेचर हर पेज पर रहेगा, जो उसका ऑथराइज पर्सन, उसको नाम और सिग्नेचर करना है, ठीक। Every petition or appeal shall be signed and verified by the party concerned in the manner provided the NCLT rules. हर पिटीशन एप्लीकेशन को वेरीफाई करना, उसमें लिख कर देना है कि जो भी बातें लिखी है वो एकदम सच है। हो सकता है आप एनसीएलटी में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सबमिट कर रहे हो जो झूठा हो, तो आपको लिख कर देना पड़ेगा कि हम एनसीएलटी या एनसीएलटी में जो भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं, वो एकदम सच है, वो झूठ नहीं है, क्लियर। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंने क्या बोला था, एनसीएलटी और एनसीएलटी में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। अ डॉक्यूमेंट अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी इन इंग्लिश। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनसीएलटी और एनसीएलटी में सबमिट हो रहे हैं वो सारे इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मराठी में, तमिल में, गुजराती में, तो उसको ट्रांसलेट कराना होगा इंग्लिश में, और उसके बाद ही आप एनसीएलटी या एनसीएलटी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। Appeal or petition or other proceeding shall not be set down for hearing until and unless all parties confirm that all the documents filed on which they intend on rely are in English or have been translated into English. तब तक NCLT और NCLT आपकी केस की हियरिंग शुरू नहीं करेगा जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में, या जो इंग्लिश में नहीं है उनकी ट्रांसलेटेड कॉपी सबमिट कर दी गई है, क्लियर। प्रोडक्शन ऑफ ऑथराइजेशन फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन, देखते हैं क्या है। Where an appeal or application of petition or other proceedings purported to be instituted by or on behalf of an association, or the person or person who sign or verify the same shall produce along with such application for verification by the registry a true copy of the resolution of association empowering such person. अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कोई कंपनी कोई केस फाइल कर रही है एनसीएलटी में, तो फिर साइन कौन करेगा, सर उसका डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को पावर दिया गया है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास होगा। आप पढ़ते हो कंपनी लॉ में कि कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर जब भी कोई काम करता है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास होता है। तो मान लीजिए कंपनी ने कोई केस फाइल किया एनसीएलटी में, कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया एनसीएलटी में, तो उस पर साइन कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। तो डायरेक्टर को पावर मिला है, उसका जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो भी एनसीएलटी में सबमिट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई एसोसिएशन, जब भी कोई कंपनी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी तो उसके जो डायरेक्टर रहेंगे वो उस पर साइन करेंगे। तो डायरेक्टर के ऑथराइजेशन का रेजोल्यूशन की कॉपी भी एनसीएलटी और एनसीएलटी में सबमिट होगी, क्लियर। प्रोवाइडेड दैट दी रजिस्ट्रार में एट एनी टाइम कॉल अपॉन द पार्टी टू प्रोड्यूस सच फर्दर मटेरियल एज ही डीम फिट फॉर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द ऑथराइजेशन। रजिस्ट्रार को लगता है कि अगर ये रेजोल्यूशन फेक है तो वो चाहे तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मंगा सकता है,
खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। रजिस्ट्रार मतलब हर एक ट्रिब्यूनल का एक रजिस्ट्रार होता है फ्रेंड्स। ये रजिस्ट्रार मतलब आरओसी की बात नहीं हो रही है। हर एक एनसीएलटी का, हर एक एनसीएलटी का एक बॉस होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार, जो सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है कि सब बराबर आ रहे हैं। जज साहब के पास इतना टाइम थोड़ी है कि सारे डॉक्यूमेंट चेक करते बैठे। ये काम होता है रजिस्ट्रार का कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं वो सब बराबर हो रहे कि नहीं, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है कि नहीं, ये चेक करने का काम किसका है? रजिस्ट्रार का। तो रजिस्ट्रार को लग रहा है कि ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है ना, ये गड़बड़ है, तो वो चाहे तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि भैया डायरेक्टर सही में ऑथराइज्ड है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट शैल सेट आउट द लिस्ट ऑफ मेंबर्स फॉर हुज बेनिफिट द प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड। क्लियर? अब आगे इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशंस। आइए ये क्या है देखते हैं। एवरी इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन फॉर स्टे। इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? केस चल रहा है और उस बीच में आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एनसीएलटी या एनसीएलटी में, तो आप ऐसे ले जाके सबमिट नहीं कर सकते। आपको इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन देना पड़ती है। आपको जस्ट आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ती है कि मैं ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता हूं। देखो, केस की शुरुआत में तो आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो बगैर किसी से पूछे, लेकिन केस शुरू हो गया, एनसीएलटी या एनसीएलटी में हियरिंग शुरू हो गई। अब हियरिंग शुरू है, उस दौरान आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो क्या आप ऐसे ले जाके सबमिट करोगे तो ले लेगा? नहीं, आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जज साहब के सामने, जिसको बोलते हैं इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता हूं। अगर जज साहब को लगा कि हां सही है, एनसीएलटी के जो मेंबर्स हैं जिनके सामने केस चल रहा है उनको लगा कि नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे और आपको बोलेंगे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। बिगैर एनसीएलटी के परमिशन के आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग। तो अगर आप स्टे के लिए, कोई डायरेक्शन के लिए, कोई कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए, कोई एग्जम्पशन के लिए फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट और एक्सटेंशन ऑफ टाइम prayed for it in pending matter shall be in prescribed form and the requirement prescribed in that behalf shall be complied with by the applicant besides filing an affidavit supporting the application। तो अगर आप स्टे के लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो, कोई डायरेक्शन चाहते हो एनसीएलटी से, कोई कंडोनेशन ऑफ डिले, कोई एग्जम्पशन है, कोई भी चीज के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, तो आपको क्या सबमिट करनी पड़ती है? इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन। क्लियर? सो इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग अगर आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, कोई एक्स्ट्रा चीज एनसीएलटी में देना चाहते हो, तो पहले आपको आईए इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन देना पड़ेगी एनसीएलटी में। अगर इंटरलॉकुलेटरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो ही आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाओगे। राइट्स ऑफ पार्टीज टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होते टाइम क्या अधिकार है, क्या राइट्स है पार्टीज के? Every party may appear before the tribunal in person or through an authorized representative duly authorized in writing in this behalf। आपको पता है कि जिस पार्टी का केस चल रहा है या तो वो खुद आ सकता है या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट को भेज सकता है। ये अपन ने पढ़ा है। द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल मेक एन अपीयरेंस थ्रू द फाइलिंग ऑफ वकालतनामा और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस इन फॉर्म एनसीएलटी 12 रिप्रेजेंटिंग द रिस्पेक्टिव पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका एनसीएलटी में केस हुआ, उस कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया कि मैं जाके उनका एनसीएलटी में केस लड़ूंगा। तो अगर एडवोकेट किसी को केस रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीएलटी में, कौन कर रहा है? कोई कंपनी का केस अगर कोई एडवोकेट जाके लड़ रहा है, तो उस एडवोकेट को वकालतनामा सबमिट करना पड़ता है एनसीएलटी में। ठीक? तो अगर कोई एडवोकेट किसी कंपनी का केस लड़ने वाला है, तो एडवोकेट को क्या सबमिट करना पड़ता है? वकालतनामा। लेकिन अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट या वर्क अकाउंटेंट, ये लोग किसी कंपनी को ऑथराइज कर रहे हैं, ये लोग किसी कंपनी के बिहाफ में केस लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के बिहाफ में केस लड़ रहे हैं, तो इनको सबमिट करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस इन फॉर्म एनसीएलटी 12। क्लियर? सो अगर किसी पार्टी को एडवोकेट अपीयर करने वाला है, एडवोकेट रिप्रेजेंट करने वाला है, तो एडवोकेट को क्या सबमिट करना पड़ेगा एनसीएलटी में? वकालतनामा। उसके बाद ही वो केस लड़ पाएगा उस पार्टी का। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट या वर्क अकाउंटेंट किसी पार्टी को अपीयर रिप्रेजेंट करने वाला एनसीएलटी में, तो क्या सबमिट करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस इन एनसीएलटी 12। क्लियर? सो जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे और आप किसी पार्टी का एनसीएलटी में जाके केस लड़ोगे, तो आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एनसीएलटी 12 में। क्लियर? लेकिन अगर कोई एडवोकेट किसी का केस लड़ेगा एनसीएलटी में जाके, एनसीएलटी में जाके, तो क्या सबमिट करना पड़ेगा? वकालतनामा। The central government, the regional director or the registrar of companies or official liquidator authorize an officer of an advocate to represent in the proceeding before the tribunal।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपीयर होना पड़ रहा है एनसीएलटी में या एनसीएलटी में, रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ये लोग अगर मान लीजिए इन लोगों को भी बहुत बार एनसीएलटी एनसीएलटी में आना पड़ता है, तो अब ये लोग तो खुद नहीं आते, तो इनके जो एडवोकेट होंगे जिनको इन्होंने ऑथराइज किया होगा वो आके केस लड़ेंगे। द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर और द रजिस्ट्रार कंपनीज और द ओएल shall be the officer not below the rank of junior time scale or company prosecutor। कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, रीजनल डायरेक्टर के बिहाफ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बिहाफ में एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर के बिहाफ में जो बंदा आकर एनसीएलटी में अपीयर होगा वो मिनिमम कौन सी पोस्ट का होना चाहिए, जूनियर टाइम स्केल का होना चाहिए या कंपनी प्रोसिक्यूटर होना चाहिए। इससे नीचे वाला आदमी इन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जब केस की हियरिंग कर रहा है ना, ट्रिब्यूनल में जब प्रोसीडिंग चल रही है, इट में फॉर द पर्पस ऑफ इट्स नॉलेज कॉल अपॉन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू सबमिट इंफॉर्मेशन ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एमसीए 21 पोर्टल। आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो गए एमसीए 21। एनसीएलटी चाहे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, जब एनसीएलटी में हियरिंग चल रही है, जब एनसीएलटी में केस चल रहा है, तो एनसीएलटी चाहे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोल सकते हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है एमसीए 21 पर, बराबर, वो डॉक्यूमेंट एनसीएलटी में सबमिट किया जाए, रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। रीजन फॉर सच डायरेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। देयर शैल बी नो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द बेंच प्रोसीडिंग बाय द पार्टीज और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। आप एनसीएलटी के अंदर में जो भी हियरिंग चल रही है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। ठीक? अब अपील, इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील, जो प्रोसीजर एनसीएलटी में केस फाइल करने के लिए, पिटीशन फाइल करने के लिए, सेम प्रोसीजर अपील के लिए भी। देखते हैं, एवरी अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी इन इंग्लिश एंड इन केस इट इज इन सम अदर इंडियन लैंग्वेज। जैसे एनसीएलटी में जब भी कोई केस फाइल होता है तो इंग्लिश में होता है, सिमिलरली जब एनसीएलटी में अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई अपील फाइल होगी तो वो भी काय में होगी, इंग्लिश में होगी। हमेशा हेडिंग में लिखा रहेगा, मैंने आपको बताया है, जब भी शुरू में रहेगा इन दी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो ऊपर लिखना पड़ता है इन दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी में कर रहे हो तो क्या लिखा रहेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर रहे हो तो ऊपर हेडिंग में क्या लिखना है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील हमेशा पैराग्राफ में डिवाइडेड होगी। जैसे पिटीशन आप एनसीएलटी में सबमिट कर रहे थे तो वो भी पैराग्राफ में डिवाइडेड थी, अपील भी पैराग्राफ में डिवाइडेड होगी और कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होगी, 1 नंबर 2 नंबर। अगर सका या अदर डेट्स मेंशन्ड है, हिंदी डेट्स मेंशन्ड है तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट्स मेंशन करनी है। हर एक पार्टी का नाम, पेरेंट्स का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्टी, उसका एड्रेस, सब कुछ उस अपील में लिखना पड़ेगा। सेम जैसी पिटीशन का फॉर्मेट है वैसी अपील का फॉर्मेट है, बराबर, कुछ भी पॉइंट अलग नहीं है। नेम ऑफ द पार्टी शैल बी नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली। हर एक पार्टी का एक नंबर होगा, याद आया, 1 नंबर एक पार्टी का नाम, 2 नंबर एक पार्टी का नाम, और वो नंबर कभी चेंज नहीं होंगे। अगर कोई नई पार्टी केस में जुड़ती है तो उसको फिर नीचे देना पड़ेगा। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए 10 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बराबर, तो हर एक पार्टी का नंबर रहेगा और ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। अगर नई पार्टी इन्वॉल्व हुई तो अपील में वो 11वें नंबर पे आएगी। ऐसा नहीं है कि बीच में उसको कहीं पे भी कोई भी नंबर दे दिया, नहीं, एक बार जिस पार्टी को जो नंबर मिल गया वो नंबर हमेशा रहेगा जब तक अपील चलेगी। और अगर नई पार्टी आती है, केस में जुड़ती है, तो उसको फिर 11वां नंबर आपको देना पड़ेगा। एवरी प्रोसीडिंग शैल स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉज टाइटल एंड प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इट इज प्रेफर्ड। कौन से सेक्शन के अंडर अपील की गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप एनसीएलटी में सबमिट करोगे तो कौन से सेक्शन में सबमिट कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन द एड्रेस फॉर सर्विस, ये ऑलरेडी मैंने आपको जब एनसीएलटी में पढ़ाया वो पढ़ा दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ अपील, दिस इज इंपॉर्टेंट। एवरी अपील शैल बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म एनसीएलटी 1। जब आप एनसीएलटी में अपील करने जाओगे तो कौन से फॉर्म में अपील करनी है, एनसीएलटी 1 ट्रिप्लिकेट कॉपी में करनी है। कितनी कॉपी में? 3 कॉपी में। जैसे आपने एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करी थी, कितनी कॉपी में? 3 कॉपी में। सिमिलरली जब आप एनसीएलटी में अपील फाइल करोगे एनसीएलटी 1 फॉर्म में तो कितनी कॉपी में करोगे? ट्रिप्लिकेट कॉपी में। एवरी अपील शैल बी अकम्पनाइड बाय सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंपंज्ड ऑर्डर। आप मुझे बताओ, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में कब गए? जब आपको ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, एनसीएलटी का ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर रहे हो, उस ऑर्डर की कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अरे एनसीएलटी को कैसे पता चलेगा नहीं तो कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आए हो? एनसीएलटी तो भैया हजारों ऑर्डर पास करता है, एनसीएलटी को कैसे पता चलेगा?
कि आप कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आ, तो वो ऑर्डर की कॉपी, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप एनसीएलटी में जा रहे हो, वो ऑर्डर की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ऑल डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अकम्पनाइड बाय इंडेक्स। मैंने आपको बताया था जब भी आप एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करते हो तो उसका इंडेक्स होता है। सिमिलरली जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करोगे तो अपील के पहले आपको क्या लगाना है, इंडेक्स, की कौन से पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द अपील ऑफ पिटीशन और एप्लीकेशन शैल आल्सो बी फाइल्ड। आपको उतनी कॉपीज अपील की फाइल करनी पड़ेंगी जिससे सारी पार्टीज को वो कॉपी मिल पाए। मान लो अगर आपने 10 लोगों के अगेंस्ट में अपील करी है तो कम से कम 10 कॉपीज तो सबमिट करनी है, ताकि सबको एक एक कॉपी अपील की मिल पाए, सबको पता चल पाए कि आपने क्या लिखा है एनसीएलटी में उनके अगेंस्ट में। क्लियर? आगे, In the pending matters, all other applications shall be presented after serving of copies in advance to the opposite party। ये भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको NCLT पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, जब NCLT में हियरिंग चल रही है और आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की कॉपी बाकी सब पार्टीज को भी आपको देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको देनी पड़ेगी। एनसीएलटी भाई फ्री में तो केस नहीं सुनेगा ना, जो भी एनसीएलटी की फीस है 5,000, 2,000, 3,000 रुपए वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कॉपीज टू बी फाइल्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि 3 कॉपीज, बराबर 3 कॉपीज में आपको अपील फाइल करनी है। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी अपन पढ़ चुके कि जब भी एनसीएलटी में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट होगा तो इंग्लिश में ही होगा, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा और ट्रांसलेट करा के सबमिट करना पड़ेगा, बराबर। अपीयरेंस ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। एनसीएलटी में जैसे पार्टी खुद जाके केस लड़ सकती है या वो ऑथराइज कर सकती है चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीडब्ल्यू या एडवोकेट को। सिमिलरली एनसीएलटी में भी या तो पार्टी खुद अपीयर इन पर्सन, खुद अपीयर हो सकती है, या वो ऑथराइज कर सकती है चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर को। सेम, पूरा सेम है भाई, एनसीएलटी में जैसा होता है सेम एनसीएलटी में भी होता है ना। क्लियर? अब फ्रेंड्स, तो दिस इज द एंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स। नाउ द लास्ट टॉपिक इज स्पेशल कोर्ट्स। अब ये देखते हैं स्पेशल कोर्ट्स क्या है। फ्रेंड्स, सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भारत में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। अब ये स्पेशल कोर्ट्स क्या हैं? दीज स्पेशल कोर्ट्स आर क्रिमिनल कोर्ट्स ओनली। ये क्रिमिनल कोर्ट ही हैं, लेकिन इस क्रिमिनल कोर्ट में मर्डर, डकैती, चोरी, रेप के केसेस नहीं जाएंगे। इस क्रिमिनल कोर्ट में कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हैं। कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगह देखिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हैं, तो वो क्राइम से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट के क्राइम से रिलेटेड केसेस कहां जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएंगे, और ये क्रिमिनल कोर्ट्स आर स्पेशल कोर्ट्स। इन स्पेशल कोर्ट्स में ये केसेस जाएंगे, बराबर। इससे क्या फायदा होगा? जैसे फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया? क्योंकि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड पहले केसेस जाते थे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऊपर वर्कलोड होता था, इसलिए ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। सिमिलरली फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस भी पहले क्रिमिनल कोर्ट में जाते थे। अब क्रिमिनल कोर्ट में मर्डर का भी केस चल रहा है, चोरी का भी केस कर रहा है, डकैती का भी चल रहा है, रेप का भी चल रहा है, डिफेमेशन का भी चल रहा है, सारे क्रिमिनल केसेस चल रहा है। अब कंपनीज के क्रिमिनल केसेस भी वहां आ गए, तो टाइम लग जाएगा। तो सेक्शन 435 में बोला गया, सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि कंपनीज एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, और ये स्पेशल कोर्ट्स में सिर्फ कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस सुनेंगे। सेम पावर्स फ्रेंड्स सेबी एक्ट में भी है। सेबी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि वहां पर भी स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे। वहां पर कौन से केसेस सुनेंगे? तो वहां पर सिक्योरिटीज से रिलेटेड अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो वहां सुने जाएंगे। सो जिस एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए उस एक्ट से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस वो कोर्ट सुनेगा, बराबर। जैसे ये केसेस, ये कोर्ट कौन से एक्ट में बनाए गए? कंपनीज एक्ट में बनाए गए, सेक्शन 435 में, बराबर। तो ये स्पेशल कोर्ट्स कंपनी से रिलेटेड जो क्रिमिनल केसेस हैं वो सुनेगा। इससे फायदा क्या होगा? फास्ट हियरिंग होगी, फास्ट डिसीजन आएगा। क्लियर? एज पर सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट, the central government may for the purpose of providing speedy trial of offences under this act मतलब companies act, by notification establish or designate as many special courts as may be necessary।
सेक्शन 435 में फ्रेंड्स पावर दिया गया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो चाहे तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस को फटाफट निपटाने के लिए एक नोटिफिकेशन निकालकर क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है? स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 436। अब कौन से केसेस इन स्पेशल कोर्ट्स में जाएंगे? ऑल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 435 सबसेक्शन 1 shall be tribal only by the special code established for the area in which the registered office of the company in relation to which the offence is committed, or where there are more special codes than one for such area by such of them as may be specified in this behalf by the high court concerned। वो सारे ऑफेंसेस, वो सारे क्राइम जो 435(1) में लिखे हैं, कौन से सेक्शन में लिखे हैं? 435 सब सेक्शन 1 में लिखे हैं। वो सारे ऑफेंसेस कौन सुनेगा? स्पेशल कोर्ट सुनेगा। कौन सा स्पेशल कोर्ट? वो स्पेशल कोर्ट सुनेगा जिस स्पेशल कोर्ट के जुरिडिक्शन में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आता होगा। तो लेट्स से कोई स्पेशल कोर्ट पुणे में बनाया गया, तो जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में होगा उसका क्रिमिनल केस कौन सुनेगा? पुणे का स्पेशल कोर्ट। अगर कोई मान लीजिए स्पेशल कोर्ट नागपुर में बनाया गया, तो जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में होगा बराबर, उस कंपनी का केस कौन सुनेगा? नागपुर का स्पेशल कोर्ट। तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा स्पेशल कोर्ट केस सुनने वाला है। अगर मान लीजिए नागपुर में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स हैं, नागपुर में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स हैं, अब कोई कंपनी के ऊपर क्रिमिनल केस हुआ और वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में, तो फिर कौन सुने? कौन सा स्पेशल कोर्ट सुने? भाई एक है तो वही सुन लेगा, लेकिन मान लीजिए 4 स्पेशल कोर्ट्स नागपुर में है, अब कौन सा सुनेगा? तो जिसको हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया है वो सुनेगा। अगर सिंगल स्पेशल कोर्ट है तो अकेला वो सुन लेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स आ रहे हैं एक रजिस्टर्ड ऑफिस के अंडर में, तो फिर जिसको हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया वो सुनेगा। आगे, where a person accused of or suspected of the commission of an offence under this act is forwarded to a magistrate of the code of criminal procedure, such magistrate may authorize the detention of such person in custody as he thinks fit for a period not exceeding 15 days। ये अंडरलाइन करिए 15 days। मान लीजिए कंपनीज एक्ट में कोई ने क्रिमिनल क्राइम किया है, कंपनीज एक्ट में, ठीक है, उसको पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ा, कंपनीज एक्ट का है, अपन को बाकी मर्डर, डकैती, चोरी का नहीं करना, वो तो इंडियन पिनल कोड में पढ़ लिया है। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड किसी ने क्राइम किया, पुलिस वालों ने पकड़ा। अब पुलिस वालों ने पकड़ा तो पहले किसके सामने ले जाना पड़ता है? अपन ने पढ़ा मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उस पर्सन को 15 दिन की कस्टडी में भेज सकता है, मतलब 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकता है कि 15 दिन तक ये आदमी कहां रहेगा? पुलिस कस्टडी में रहेगा। आगे, however, where such magistrate consider that the detention of such person upon or before the expiry of period of detention is unnecessary, he shall order such person to be forwarded to the special court having jurisdiction। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कंपनीज एक्ट में किसी ने क्राइम किया, पुलिस वालों ने पकड़ा, कहां लेकर गए? मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए। अपन ने पढ़ा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है पुलिस वालों को, लेकर गए। मजिस्ट्रेट ने 15 दिन की कस्टडी में, मैक्सिमम कितने दिन की कस्टडी में भेज सकता है मजिस्ट्रेट साहब? 15 दिन की। लेट से 12 दिन की पुलिस कस्टडी में किसी को भेज दिया कि ये आदमी 12 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा। अब 6 दिन बाद ही लगता है मजिस्ट्रेट साहब को कि नहीं यार, इसको अब पुलिस कस्टडी में रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पुलिस वालों को कोई पूछताछ करने के लिए बचा नहीं है कुछ भी। पुलिस कस्टडी में क्यों भेजा था भाई 12 दिन की? इसलिए भेजा था ना कि पुलिस वाले पूछताछ कर लें क्राइम से रिलेटेड। 6 दिन बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि इसको अब पुलिस कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो 6 दिन बाद ही ऑर्डर पास कर देंगे कि अब ये बंदा पुलिस कस्टडी में नहीं रहेगा, अब ये बंदा स्पेशल कोर्ट की कस्टडी में रहेगा। मतलब उसको बेल नहीं देंगे, लेकिन पुलिस कस्टडी से निकाल के कोर्ट की कस्टडी में डाल दिया जाएगा। क्लियर? The special court may exercise in relation to the person forwarded to it under clause B the same power which a magistrate have jurisdiction to try a case may exercise under section 167 of CRPC। जो पावर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं, सेम पावर्स इस स्पेशल कोर्ट के जजेस को भी दिए गए। ये स्पेशल कोर्ट में बैठता कौन है फ्रेंड्स? ये जो स्पेशल कोर्ट है ना, ये स्पेशल कोर्ट में बैठते कौन है? तो इस स्पेशल कोर्ट में जो केस सुनते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब ही सुनते हैं। कौन बैठते हैं? मजिस्ट्रेट। तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब को पावर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मिला हुआ है, सेम पावर ये स्पेशल कोर्ट्स के मजिस्ट्रेट को भी दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के मजिस्ट्रेट को अलग पावर है और स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट को अलग है। नहीं, जो पावर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक मजिस्ट्रेट को होता है, वो सारे पावर स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भी है।
A special court may upon perusal of the police report of the facts constitute an offense under this act. फिर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, केस को सुनना है या नहीं सुनना है, केस में किसी आदमी को अरेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है. क्लियर. एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 438. The provision of the code of criminal procedure shall apply to the proceeding before the special court. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगता है, स्पेशल कोर्ट को भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ेगा. तो जैसे नॉर्मल कोर्ट्स को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना होता है फ्रेंड्स, स्पेशल कोर्ट को भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना होगा. ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोर्ट को सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, नहीं नहीं नहीं, ये कोर्ट ही है. सिर्फ यहां पर क्या हो रहा है, कंपनी लॉ से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस सुने जा रहे हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी स्पेशल कोर्ट को फॉलो करना होगा. क्लियर हुआ फ्रेंड्स. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर फ्रेंड्स. क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 5 to 8 मार्क्स पक्का है. ये स्पेशल कोर्ट बहुत बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है 3 से 5 मार्क्स का. क्लियर. सो स्पेशल कोर्ट क्या है? स्पेशल कोर्ट एक तरीके का क्रिमिनल कोर्ट ही है जो सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट में बनाया गया है. बस अंतर यह है कि ये क्रिमिनल कोर्ट में कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस चलेंगे. बराबर. क्लियर. सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर फ्रेंड्स.